लेट स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही है सभी को ऑनलाइन? आकृति, भूमि। सभी को आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट? ठीक है, चलिए ठीक है। तो जो टॉपिक है हमारा वो है जियोस्ट्रॉपिक विंड। ठीक है, तो जियोस्ट्रॉपिक विंड में इसके पहले हमने वैसे पढ़ा था जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में, अगर याद होगा तो जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विंड एज ए इन्फ्लुएंस, सॉरी, विंड एज ए जनरेटिंग, सॉरी, द जनरेटिंग जो फैक्टर्स होते थे विंड के, और उसके साथ साथ आपके जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर थे, तो उसमें हमने पढ़ा था इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में जियोस्ट्रॉपिक विंड। करेक्ट। तो अभी जियोस्ट्रॉपिक विंड को हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जियोस्ट्रॉपिक विंड एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इनको समझना, सो दैट कि हमें जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट समझे। ठीक है, तो आगे हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेट स्ट्रीम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडियन क्लाइमेट ये जेट स्ट्रीम से एक्चुअली इन्फ्लुएंस होता है। करेक्ट, मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है वो हम लोग समझेंगे कि क्या। वेट अ मिनट। हाँ, तो जेट स्ट्रीम एग्जैक्टली इंडियन क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। बट उसके पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ना पड़ेगा हमें जियोस्ट्रॉपिक विंड। ठीक है, तो जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, याद रखिए कि क्या इंपॉर्टेंट इसकी चीजें। तो आपको अगर पता होगा तो हमने ये पढ़ा था कि दो प्रेशर ग्रेडियंट, सॉरी, दीज आर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? दीज आर द लाइंस व्हिच कनेक्ट्स द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर। ठीक है, मतलब जहां पे प्रेशर इक्वल है, सेम है, वही प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली जो एक लाइन होती है उसे हम लोग आइसोबार कहते हैं। तो यूजुअली आइसोबार एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बट हम लोग समझने के लिए स्ट्रेट लाइन समझ रहे हैं। करेक्ट। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो आइसोबार्स होते हैं ये एक्चुअली कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाली लाइन है वो 950 मिली बार जो प्रेशर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से। ठीक है, और नीचे वाली लाइन जो है वो 1000 मिली बार कर रहा है। करेक्ट। अभी नाउ मिली बार मींस व्हाट, दैट 1000 मिली बार और 950 मिली बार क्या है? वो प्रेशर है। तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों लाइंस को या फिर दोनों लाइंस के ऊपर जो प्लेसेस है उनको जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थाउजेंड्स मिली बार के जो प्लेसेस है, मतलब मिली बार प्रेशर रहने वाले जो प्लेसेस है वो ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे 950 मिली बार प्रेशर जो है, जो प्लेसेस पे 950 मिली बार आपका प्रेशर है उनको ज्वाइन किया गया। बट अगर हम लोग दोनों को कंपेरेटिव वे में देखते हैं तो ये जो कुछ है 1000 मिली बार वाला वो हाई प्रेशर बनता है, ये आपका लो प्रेशर बनता है। तो यूजुअली हमने देखा था कि जो विंड्स होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जनरेट होती है। करेक्ट। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जनरेट हो रही है, मतलब ये आइसोबार जो है, मतलब 1000 मिली बार वाला जो आइसोबार है, यहां से लेके 950 मिली बार का जो आइसोबार है वहां तक विंड ब्लो करेगी। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, और ये जो कुछ दो डिफरेंस है प्रेशर का, और उससे उसकी वजह से जो एक विंड इमर्ज हुई या फिर जनरेट हुई। करेक्ट, ये जनरेट हुई है, याद रखिए जनरेट हुई है। तो जनरेट क्यों हुई है? क्योंकि देयर इज ए प्लेसेस, देयर आर प्लेसेस विच आर एट ए डिफरेंट प्रेशर। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे है, इसीलिए वहां पे विंड जनरेट हुई है। तो इनको, मतलब इस विंड को जनरेट होने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिफरेंशियल प्रेशर। ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर 1000 मिली बार है जिसे हम लोग हाई प्रेशर कह रहे हैं, यहाँ का प्रेशर 950 मिली बार है जिसे हम लोग लो प्रेशर कह रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे जो विंड बनी है उसका रीजन क्या है? ये डिफरेंशियल प्रेशर। तो इस डिफरेंशियल प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा था। करेक्ट, याद होगा, मैं रिवाइज करा रहा हूं इस बात को। करेक्ट, ये हमने पढ़ा था। तो इसे हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। और यूजुअली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे एक्ट करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक्ट करता है। तो अगर मैं इसे देखता हूं, इस डायग्राम को मैं देखता हूं प्रॉपर्ली, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम लोग आइसोबार्स कहते हैं, वो आइसोबार्स एक्चुअली एट ए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे है। करेक्ट, और इनके बीच में विंड का जनरेशन हुआ है। बट विंड को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो वो प्रेशर ग्रेडियंट को एक्चुअली मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई दिख रही है। करेक्ट, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रही है। इट मींस व्हाट, उसी को हम लोग क्या कहते थे कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है वो यूजुअली
जो लाइंस होती है जिसको हम लोग आइसोबार्स कह रहे हैं उसको क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यही हमने देखा था, यही हमने पढ़ा था कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज यूजुअली परपेंडिकुलर टू द आइसोबार लाइंस। आप कोई भी आइसोबार लाइन ले लीजिए, हाई प्रेशर वाली ले लीजिए या फिर लो प्रेशर वाली ले लीजिए, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर, ये हमने देखा था। बट हमने ये भी पढ़ा था कि द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स, बट ये जो कुछ विंड इनिशिएट होती है, ये विंड एग्जैक्टली लेट्स से कि यहां पे कोई एक प्लेस है, ए प्लेस है, और यहाँ पे कोई बी प्लेस है। अभी बी प्लेस जो है वहां का जो प्रेशर है वो 950 मिली बार का है, और यहाँ का जो प्रेशर है वो है 1000 मिली बार का। करेक्ट। सो बेसिकली जो ए टू बी विंड जा रही है, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, हमें लग रहा है कि एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है। करेक्ट। जो यूजुअली हमने कहा था कि भाई परपेंडिकुलर होता है दोनों आइसोबार को, जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। बट यूजुअली हमें पता है कि विंड इतनी भी इजीली स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर इस तरीके से एक फोर्स एक्ट करता है जिसे हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो ये भी हमने पढ़ा था। करेक्ट। तो कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा है, इसी विंड के ऊपर इस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। करेक्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई सीधा जाना चाहता है तो उसको इस डायरेक्शन में धकेला जाए। करेक्ट। तो जब इस डायरेक्शन से उसको पुश किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये स्ट्रेट में जाते हुए ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा, मतलब इसका डिफ्लेक्शन होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि विंड एकदम स्ट्रेट में जाते हुए यहां पे आपको इस तरीके से टिल्ट होते हुए देखेंगे, मतलब उसके ओरिजिनल पाथ को वो फॉलो नहीं करती है बट बेंड करती है। करेक्ट। तो ये भी हमने पढ़ा था। तो यूजुअली हम लोग क्या कहते थे कि अगर मैं इसकी डायग्राम निकाल रहा हूं, मतलब कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो आपको वर्टिकल दिख रहा है। करेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मैंने अभी कहा था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये दोनों आइसोबार को परपेंडिकुलर होता है, बट आपका कोरियोलिस फोर्स भी तो इसको इस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, इस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, मतलब व्हाट, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है, रिलेशन क्या है फिर कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बीच में? तो द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स इज कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। करेक्ट। देखो दो अलग चीजें मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आइसोबार्स है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के दो आइसोबार्स है। दोनों आइसोबार को एक्चुअली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बट इसकी वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से जो विंड ब्लो हो रही है, तो वो एक्चुअली स्ट्रेट फ्लो नहीं करती। ये मैंने बताया था आपको, क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है। बट अभी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का जो एक्चुअली फोर्स है वो तो इस डायरेक्शन में। करेक्ट। फोर्स का डायरेक्शन यही रहेगा, सिर्फ उसका विंड को डिफ्लेक्ट किया जाएगा। फोर्स यूजुअली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही हमेशा काम करेगा, बट एक्चुअली कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड है वो डिफ्लेक्ट की जाएगी। ठीक है। प्रेशर डिफ्लेक्ट नहीं होता कभी, विंड डिफ्लेक्ट होती है। प्रेशर तो हमेशा ए टू बी काम करेगा, बट विंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट अगर हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को। तो दो चीज है, आइसोबार को परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को परपेंडिकुलर होता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है। ये भी समझाई थी मैंने आपको चीज अभी। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है, अभी कोरियोलिस फोर्स के बारे में समझ लीजिए फिर से एक बार। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो किसकी वजह से बनता है, आपको पता है इसका मतलब, वेट अ मिनट, हाँ, सबसे पहले ये कोरियोलिस फोर्स इनिशिएटिव क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, रोटेशन ऑफ एन अर्थ। ये हमने समझा था कि अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स इमर्ज होता है। उसके साथ साथ कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोरियोलिस फोर्स 0 होता है एट इक्वेटर। ये याद रख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी पिछले वाले लेक्चर में भी हमने देखा था, ट्रॉपिकल साइक्लोन जब पढ़ रहे थे तब, कि क्यू इक्वेटर के ऊपर आपका कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, उसी के कारण क्यू इक्वेटर पे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते। और उसके साथ हमने ये पढ़ा था कि कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस, मतलब इसका जो इंपैक्ट है विंड के ऊपर वो इंक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स इक्वेटर टू पोलवर्ड। ठीक है। मतलब इक्वेटर टू पोलवर्ड एक्चुअली जो कोरियोलिस फोर्स है वो बढ़ते चलता है। करेक्ट। जितना ज्यादा हम लोग पोलवर्ड जाएंगे उतना ज्यादा उसका जो पार है, मतलब कि किसका, कोरियोलिस फोर्स का जो इंपैक्ट है वो विंड के ऊपर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि विंड जो मान के चलो कि 10 टू 20 डिग्री लैटिट्यूड में विंड जो है, मान के चलिए इस तरीके से
हमने ये भी पढ़ा था, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। लेट्स से कि ये 10 और 20 डिग्री है और विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, तो इस डायरेक्शन में जा रही है, बट हमें पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरीके से काम करेगा। तो 10 टू 20 डिग्री में ये जो कोरियलिस फोर्स है इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड, तो वो उसको ज्यादा इतना ही डिफ्लेक्ट कर पाता है, ठीक है। बट अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं दो ऊपर वाले लैटिट्यूड जो शायद 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में है, अगर मान के चलिए कोई विंड इस तरीके से ब्लो कर रही है तो इसके ऊपर कोरियलिस फोर्स तो एक्ट करेगा ही करेगा, तो इसका जो टिल्ट है ना इतना ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोरियलिस फोर्स इन अपर लैटिट्यूड या फिर हायर लैटिट्यूड इज मोर एज कंपेयर टू कोरियलिस फोर्स इन अ लोअर लैटिट्यूड। तो लोअर लैटिट्यूड मतलब क्या कि जो इक्वेटर की तरफ के लैटिट्यूड्स है वहां पे कोरियलिस फोर्स इतना ज्यादा टिल्ट नहीं करता, उसको बेंड नहीं करता विंड को, जितना ज्यादा वो हायर लैटिट्यूड पे करता है, क्योंकि उसका इंपैक्ट बढ़ता है। क्लियर, ठीक है। तो ये था कोरियलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। उसके अलावा हमने पढ़ा था आइसोबार्स के बारे में, तो ये मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको, तो फिर से एक बार देखो। अभी तो प्रेशर जियोस्ट्रोपिक विंड के बारे में हमने और एक बेसिक चीज, अच्छा इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, और एक चीज जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी आपको कि जो विंड ब्लो करती है तो इनका सबसे ज्यादा स्पीड हाइट वाइज में कह रहा हूं, लैटिट्यूड वाइज नहीं, लैटिट्यूड वाइज तो हमने देख लिया। अगर हाइट वाइज हम लोग देखते हैं तो विंड कुछ ऐसे ग्राउंड के पास ही फ्लो करती है, ऐसा नहीं है, वो वर्टिकली कुछ डिस्टेंस तक हॉरिजॉन्टली फ्लो करते रहते हैं जमीन के ऊपर, करेक्ट। बट इसका जो स्पीड है ये मिनिमम होता है ग्राउंड के पास और मैक्सिमम होता है हाइट पे। उसका रीजन था फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये भी हमने देखा था इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में, फ्रिक्शनल फोर्स भी पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो, करेक्ट। तो ये सब कुछ मैं रिवाइज करा रहा हूं, जो था इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर एंड जनरेटिंग फैक्टर के अंदर हमने पढ़ा था ये सब कुछ चीजें, ठीक है। तो मिनिमम होता है ग्राउंड के पास स्पीड मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो स्पीड होती है विंड की उसमें जो ग्राउंड के पास की स्पीड है वो बड़ी मिनिमम होती है और हाइट पे मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन था फ्रिक्शनल फोर्स। तो कम रेजिस्टेंस अप्लाई होता है, जितने ज्यादा ऊपर जाओगे उतना कम रेजिस्टेंस अप्लाई होता है। ऊपर जो है हाइट पे आपका जो कुछ हम लोग कहते हैं कि जो डेंसिटी एयर की वो बड़ी कम हो जाती है, तो डेंसिटी की वजह से जो ड्रैग है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उतनी स्पीड बढ़ते चलेगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो अभी बेसिकली क्या है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स हमने वो भी देखा था कि ज्यादा से ज्यादा वो 2 किलोमीटर तक अप्लाई कर मतलब इफेक्टिव रहता है, उसके बियॉन्ड वो इफेक्टिव नहीं रहता, करेक्ट। तो अभी 2 किलोमीटर तक मतलब ज्यादा ज्यादा जमीन से लेकर 2 किलोमीटर तक उसके ऊपर वो इफेक्टिव नहीं रहता, मतलब काइंड ऑफ जीरो हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाता है तो उसका ड्रैग मतलब जो कुछ विंड है उसके ऊपर इतना ड्रैग अप्लाई नहीं होता। ड्रैग अप्लाई होना मतलब क्या, ड्रैग मतलब होता है रिवर्स डायरेक्शन से। अगर आपकी विंड इस डायरेक्शन में जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, करेक्ट। बट 2 किलोमीटर के ऊपर जैसे मैंने अभी बताया कि ज्यादा 2 किलोमीटर के जो 2 किलोमीटर हाइट तक ग्राउंड से वो इफेक्टिव होता है, उसके बियॉन्ड वो फिर जीरो होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि ऊपर में मतलब 2 किलोमीटर के ऊपर में हमारे जो विंड स्पीड है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको अपोज करने वाला फोर्स ही जीरो हो गया ना, करेक्ट। अपोज करने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही जीरो हो गया, तो विंड स्पीड बढ़ेगी, करेक्ट। तो अभी यही फैक्टर हमें अंडरस्टैंड कराते हैं हमारा नया टॉपिक जियोस्ट्रोपिक विंड, ठीक है। मतलब नया नहीं है, पुराना ही है, बट अभी हम लोग जे स्ट्रीम के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं नया कह रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखो क्या लिखा हुआ है, द विंड्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, देखो वर्ड ही आ गया अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। जियोस्ट्रोपिक विंड के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे तो ये वर्ड कीवर्ड है, द विंड्स इन द अपर एटमॉस्फेयर 2 to 3 किलोमीटर अबव द सरफेस आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस। अभी मैंने बताया 2 या फिर 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर में जो विंड ब्लो करती है हॉरिजॉन्टली, वो क्या होती है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता। तो अपर एटमॉस्फेयर में यूजुअली विंड्स बड़ी स्पीड से ब्लो करती है एंड आर कंट्रोल्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। तो वहां पे जो विंड है वो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा मतलब उसके ऊपर इंपैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर कौन बचा है, बचे कौन है फिर, हमारे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बचा हुआ है और कोरियोलिस फोर्स बचा हुआ है, क्योंकि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स तो जीरो ही हो गया 2 and 3 किलोमीटर के ऊपर, करेक्ट। तो अभी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो रहेंगे विंड के वो रहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड आपका कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखो, एज द एयर पार्सल बिगिंस टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ग्राउंड के पास हो रहा है, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूं अभी, हम लोग कह रहे हैं कि जब विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती है, मतलब बेसिकली लेट्स से कि यहां पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर है, तो विंड हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठीक है। तो विंड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, करेक्ट। एज द एयर पार्सल बिगिंस टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, it is deflected by Coriolis force to the right
इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन साउथ हेमिस्फीयर। ये भी हमने पढ़ा था। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है तो उसके ऊपर इंपैक्ट जो होता है कोरियोलिस फोर्स का वो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, और साउथ हेमिस्फीयर में वही विंड जो होती है स्ट्रेट जानी चाहिए थी बट वो लेफ्ट की तरफ बेंड करी गई है, करेक्ट। तो ये इंपैक्ट होता है कोरियोलिस फोर्स का विंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था एज द विंड गेन्स द स्पीड, मतलब कि जैसे ही हाइट पे जा रहे हैं, देखो ग्राउंड से ही उसका डिफ्लेक्शन वैसे स्टार्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। बट इसमें और ट्विस्ट आता है जब वो 2 या 3 किलोमीटर के ऊपर की कंडीशन अपन लोग जब कंसीडर करते हैं तब। क्यों? क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर फिर फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर उस विंड को इन्फ्लुएंस करने वाले जो 2 फैक्टर रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और आपको कोरियोलिस फोर्स ही होता है, ठीक है। ग्राउंड के पास एटलीस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ना कुछ इंफ्लुएंस करता है बट 2 किलोमीटर के ऊपर तो नहीं कर पाता। सो एज द विंड गेन स्पीड द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, तो जितना ज्यादा विंड गेन करेगा स्पीड उतना ही ज्यादा वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। एंड अंटिल द कोरियोलिस फोर्स इक्वल्स द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और क्या होता है कि फिर विंड इतनी ज्यादा स्पीड गेन करती है कि वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड आपके कोरियोलिस फोर्स दोनों इक्वली हो जाते हैं, ठीक है, वर्चुअली इक्वली हो जाते हैं। एट दिस पॉइंट the wind will be blowing parallel to the isobar। उसकी वजह से क्या होता है, यूजुअली जैसे मैंने कहा कि अगर मान के चलो 2 आइसोबार्स ऐसे है तो यूजुअली विंड इस तरीके से इमर्ज होती है, फॉर्म होती है, जनरेट होती है बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर है हमारा, ये लो प्रेशर है, करेक्ट। तो हाई टू लो जा रही है बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स इसका डिफ्लेक्शन होता है। बट हो क्या रहा है कि 2 to 3 किलोमीटर अबोव जब फ्रिक्शनल फोर्स वर्चुअली 0 हो जाता है तब क्या होता है कि ये जो विंड है वो इतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है कि ये इस तरीके से ब्लो करती है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल हो जाती है, करेक्ट। ये इस तरीके से ब्लो करती है। तो बेसिकली क्या हो गया, अभी देखो अभी ये विंड का डायरेक्शन यूजुअली आपका इधर ऐसे होना चाहिए था आइडियली, बट कोरियोलिस फोर्स के कारण जब कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, मतलब एक दूसरे से मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि विंड एक्चुअली हॉरिजॉन्टली ब्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो आइसोबार्स है ऐसे दिखता है हमें कि आइसोबार को ये विंड क्या कर रही है, पैरेलली फ्लो कर रही है, ठीक है, पैरेलली फ्लो कर रही है। तो यही जो पैरेलल फ्लो होने वाली जो विंड्स है इनको ही हम लोग क्या कहते थे, जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं, ठीक है, जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं। याद कि at this point the wind will be blowing parallel to the isobars perpendicular to the pressure gradient force, करेक्ट। यहां पे तो विंड कैसे ब्लो हो रही है इफेक्टिव इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैरेलली ब्लो हो रही है आइसोबार को बट प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को क्या है, परपेंडिकुलर है फिर अभी, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरीके से है और आपका ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स व्हेन दिस हैपन द विंड इज रेफर्ड एज जियोस्ट्रोपिक विंड, और इसी विंड को हम लोग क्या कहते हैं फिर, जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं। तो दिस इज बेसिक अबाउट जियोस्ट्रोपिक विंड। तो इसमें क्या क्या समझना जरूरी है, सबसे पहले समझिए कि जियोस्ट्रोपिक विंड ग्राउंड के पास फॉर्म नहीं हो सकती। ग्राउंड के पास फॉर्म इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स और आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स भी एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है। बट 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर जब फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाता है और हायर लैटिट्यूड में जैसे जैसे विंड स्पीड गेन करता है, वो ज्यादा स्पीड गेन करता है, तब वर्चुअली क्या हो जाता है कि आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और आपका कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, और काउंटर बैलेंस करने के कारण जो विंड यूजुअली इस तरीके से ब्लो होनी चाहिए थी या ज्यादा इस तरीके से जानी चाहिए थी वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है इस तरीके से, मतलब पैरेलल ब्लो करना स्टार्ट कर देते हैं आइसोबार को, और ओरिजिनल हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस डायरेक्शन को है उसको 90 डिग्री में वो एंगल बना देती है, मतलब परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इस तरीके से जो विंड ब्लो करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिवली जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको 2-3 चीजें क्या याद रखनी थी, एक तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो रहा है, उसके साथ साथ आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड दूसरा आपका है कोरियोलिस फोर्स, दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, मतलब इक्वल हो रहे हैं, करेक्ट। उसके साथ साथ तीसरा ये है कि फिर जो विंड स्पीड है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो इफेक्टिव विंड है वो आप आइसोबार को पैरेलल ब्लो करना स्टार्ट कर देती है, करेक्ट। और ये सब कुछ हो रहा है 2 से 3 किलोमीटर ऊपर के हाइट पे, ग्राउंड के पास नहीं। ग्राउंड के पास आपके जियोस्ट्रोपिक विंड ब्लो नहीं करेंगे, वो हाइट पे ही करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझना है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। आकृति, भूमि, प्रेम, यशस्वी, यहां तक क्लियर है आपको।
ठीक है। तो अभी देखिए, तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो हम लोग अभी इसके एसोसिएटेड फेनोमेना जो है दैट इज जेट स्ट्रीम, ये समझेंगे। ठीक है, अभी ये जेट स्ट्रीम आपको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि सामने जाके इंडियन मानसून या फिर इंडियन क्लाइमेट के ऊपर इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है जेट स्ट्रीम का। कौन से जेट स्ट्रीम का इंपैक्ट है मैं आपको समझाऊंगा, बट ये क्वेश्चन ना बार बार क्लाइमेटोलॉजी में पूछे जाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा मेंस में। ठीक है, ये रिपीटेडली आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ऑब्जर्व करे तो आपको समझेगा कि क्लाइमेटिक इंपैक्ट मतलब सॉरी ग्लोबल क्लाइमेट जो फेनोमेना है उनका इंडियन क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट ये बार बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फेनोमेना है, उनमें से एक फेनोमेना आपका जेट स्ट्रीम का है जिसका इंडियन क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट होता है। चलिए देखो, तो जेट स्ट्रीम थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ, अच्छा वन मोर थिंग, जैसे मैंने कहा कि कीवर्ड एक याद रखते ना कि ये जियोस्ट्रॉपिक विंड जो होते हैं ना वो हाइट पे होते हैं, मतलब ग्राउंड के पास ये नहीं बनेंगे, हाइट पे ही बनेंगे। तो ये जेट स्ट्रीम्स आर नथिंग बट द जियोस्ट्रॉपिक विंड, वो जियोस्ट्रॉपिक विंड ही है बट एक नैरो पाथ में ब्लो करती है। ठीक है, नैरो पाथ में मतलब आपको समझ पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि दो आइसोबार के बीच में विंड इस तरीके से ब्लो करती है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ये ना हॉरिजॉन्टल होती है, बट ये सभी की सभी विंड पूरी इस तरीके से विंड नहीं ब्लो कर रही, एक नैरो पाथ में ये विंड बड़ी फास्ट मूव करती है एज कंपेयर टू इसके साइड वाले विंड। मतलब ये जो विंड का बैंड है इतना इतना बैंड, ठीक है, इतना बैंड आप देख पा रहे हो, ये जो बैंड है ना तो ये बड़ा ही फास्ट मूव करता है एकदम से, करेक्ट, और इसके कंपैरेटिवली इसके साइड की जो विंड है वो बड़ी स्लो करते हैं। तो दिस इज लाइक रिवर जैसे एकदम नैरो पाथ में ब्लो करते हैं, फ्लो करती है, तो वो बिल्कुल उसका पानी जो है स्विफ्टली मूव करते रहता है और बाकी चीजें इतनी मूव नहीं करती उसके साइड वाली, बट उसके बीच से पानी बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो करता है। तो उसी तरीके से ये जियोस्ट्रॉपिक विंड सॉरी जेट स्ट्रीम जो है ना वो भी उसी तरीके से बहती है या फिर फ्लो करती है। तो अभी देखो, तो जेट स्ट्रीम्स आर व्हाट, तो जेट स्ट्रीम थ्योरी क्या कहती है कि जेट स्ट्रीम थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ नैरो बेल्ट ऑफ ए हाई अल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अभी यहाँ पे वेस्टर्ली विंड लिखा हुआ है बट बहुत बारी ये ईस्टर्ली भी हो जाता है, करेक्ट, बट ये जो फेनोमेना है जेट स्ट्रीम ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्ली विंड। याद रखो, वेस्टर्ली विंड के पॉइंट ऑफ सॉरी उसके रिस्पेक्ट में नहीं, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अदर जो कुछ है ईस्टर्ली विंड वगैरह वो हाके जो कुछ जेट स्ट्रीम्स है वो परमानेंट नहीं होते, बट जो परमानेंट वाले हैं ना पूरे वर्ल्ड के ऊपर या फिर ग्लोबली जिसका सर्कुलेशन है जो परमानेंट है साल भर प्रेजेंट रहते हैं वो एक्चुअली ईस्टर्ली विंड ज्यादा डोमिनेंट है, करेक्ट, सॉरी वेस्टर्ली। ईस्टर्ली आपके सीजनल होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी जेट स्ट्रीम बनते हैं बट वो सीजनल होते हैं, वो निकल जाते हैं एक टाइम के बाद। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यूजुअली परमानेंट है, ग्लोबली उनका प्रेजेंस है, इसीलिए हम लोग वेस्टर्ली जो है वेस्टर्ली जो है उसके कंटेक्स्ट में जेट स्ट्रीम ज्यादा अंडरस्टैंड करते समझते, करेक्ट। तो इसीलिए डेफिनेशन में वेस्टर्ली वर्ड यूज करा गया है, बट ये एक्चुअली वेस्टर्ली और ईस्टर्ली दोनों के लिए लागू पड़ता है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो देखो अभी मैं जैसे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में वेस्टर्ली विंडी कह रहे हैं, ईस्टर्ली क्यों नहीं हो सकता। ईस्टर्ली भी तो जेट स्ट्रीम बन सकती है, बनती भी है, ऐसा नहीं कि बनती नहीं है, बट मैं जैसे कह रहा हूं आपको कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती क्योंकि वो साल भर उनका प्रेजेंस नहीं होता। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का प्रेजेंस साल भर होता है, इसीलिए हम लोग जेट स्ट्रीम को वेस्टर्ली विंड के रिस्पेक्ट में मेजॉरिटी टाइम एक्सप्लेन करते हैं, करेक्ट। तो जेट स्ट्रीम थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ नैरो बेल्ट, ये वर्ड आनी चाहिए जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे, नैरो बेल्ट। तो जेट स्ट्रीम थ्योरी इज स्टडी ऑफ नैरो बेल्ट एंड हाई अल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड इन द ट्रोपोस्फियर। तो सबसे पहले जो भी हमारे क्लाइमेटिक फिनोमेना हो रहे हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही हो रहे हैं, फिर वो आपके विंड का जो पैटर्न बनने दो, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना सब कुछ हो रहा है ट्रोपोस्फियर में, करेक्ट। तो ये भी जेट स्ट्रीम का भी फिनोमेना आपका ट्रोपोस्फियर में यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड होता है, करेक्ट। तो मेजरली अभी जेट स्ट्रीम होता क्या है, जेट स्ट्रीम यूजुअली क्या है, एक नैरो बेल्ट है, हाई अल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड का है जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, हाई स्पीड, एक वर्ड और भी आना चाहिए था यहाँ पे, हाई अल्टीट्यूड हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड वेस्टर्ली विंड इन द ट्रोपोस्फियर, तो उसे ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो ये कीवर्ड आना बड़ा जरूरी है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड, उसके साथ साथ नैरो बेल्ट, ये तीनों वर्ड कीवर्ड है, और उसके साथ साथ एक वेस्टर्ली विंड, ठीक है। स्पीड वेरीज फ्रॉम 110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर, मतलब 110 किलोमीटर से 184, ठीक है, 110 मतलब 110 टू 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी इसकी रहती है, करेक्ट।
तो उसमें समर की स्पीड शायद कम है, बट विंटर में इसका स्पीड 184 किलोमीटर पर आवर तक भी जाती है। करेक्ट। अभी ये 184 पर किलोमीटर पर जा रही है, मतलब बहुत, मतलब बेसिकली हमारा जो साइक्लोन वगैरह आता है ना, उस टाइम पे इतनी विंड स्पीड होती है, इतना याद रखो। करेक्ट। इट इज ड्रिवन बाय द एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिफरेंसेस। तो बेसिकली इनका बनने का रीजन क्या है? एक तो सबसे पहले एयर प्रेशर है, दूसरा है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिफरेंसेस बिटवीन द वन प्लेस एंड अनदर प्लेस। अभी बेसिकली विंड बनती क्यों है? हमने पढ़ा था सबसे पहले कि विंड बनने का मेन रीजन यह है कि डिफरेंशियल हीटिंग होना। दो प्लेसेस अलग अलग लेवल पे जब हीट अप होते हैं तो वहां पे हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर लो प्रेशर ही क्या कर रहा है? विंड को जनरेट कर रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरीके से दिया गया है कि जेट स्ट्रीम या फिर किसी भी तरीके के जो विंड्स है जो अर्थ के ऊपर बन रही है, उसका बेसिक कॉज जो है, रूट कॉज जो है, वो है डिफरेंशियल हीटिंग। करेक्ट। तो वही फिर अलग अलग हम लोग कहेंगे फॉर्म में फिर एग्जिस्ट करता है। जैसे वन ऑफ द फॉर्म है आपका जेट स्ट्रीम, है तो विंडी बट वो जेट स्ट्रीम के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स एक्चुअली ज्यादा काम करते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, तो उसी तरीके से उसी की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल विंड्स है एक तीसरे विंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग फिर जेट स्ट्रीम एज ए जेट स्ट्रीम समझते हैं। करेक्ट। सो इट इज ड्रिवन बाय द एयर प्रेशर, जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस एज वेल एज मॉइस्चर डिफरेंस बिटवीन द वन प्लेस एंड अनदर। Now, the greater the difference in temperature, the faster the wind velocity inside the jet stream. तो जितना ज्यादा दो प्लेसेस के बीच का डिफरेंस रहेगा, उतनी ही ज्यादा ये जो नैरो बैंड से ब्लो करने वाली जो विंड्स है, उतनी ही ज्यादा फास्ट वो ब्लो करेगी। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या? जेट स्ट्रीम फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद ही कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सामने जाके फिर से आने वाला है। एक बार मैं बताऊंगा कहां पे आएगा, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है एक बार देखिए। ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस मतलब दो जगहों का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जेट स्ट्रीम जो है वो स्ट्रेट लाइन में ब्लो करेगी। मतलब कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये दो आपके आइसोबार्स है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस लेट से कि हम लोग ऐसे समझे कि 940 है और यहाँ पे 945 है, तो 5 मिलीबार का डिफरेंस है। ऐसे अगर मान के चल रहे हैं हम लोग कि इसके बीच में भी एक नैरो बैंड बना है जिसके बीच में क्या हो रहा है? विंड ब्लो कर रही है, जिसे हम लोग कह रहे हैं जेट स्ट्रीम। करेक्ट। बट यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं ब्लो करती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा फर्क कितना है? 5 मिलीबार का ही फर्क है ना, 5 मिलीबार का फर्क ज्यादा नहीं होता। करेक्ट। तो इसके बीच में जो विंड ब्लो करेगी वो एक्चुअली विंड मतलब जेट स्ट्रीम जो ब्लो करेगी वो स्ट्रेट लाइन में ब्लो नहीं करते हुए इस तरीके से ब्लो करती है। ठीक है, इस तरीके से ब्लो करती है। करेक्ट। बट अगर मान के चलिए कि ये जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 940 है, तो डायरेक्ट मान के चलो 1000 है यहाँ पे, तो फर्क कितना हो गया? अभी जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 60 मिलीबार का, एंड 60 मिलीबार का फर्क मतलब बहुत ज्यादा होता है। तब क्या होता है, ये जो भी विंड है ना, ये क्या बन जाती है आपकी? स्ट्रेट ब्लो करने लग जाती है, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, ये नैरो बैंड है, इसके बीच में एकदम स्ट्रेट ब्लो करने लग जाती है जेट स्ट्रीम। तो बेसिकली इतना याद रखना, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस या फिर टेम्परेचर डिफरेंस, उतना ही ज्यादा उतनी ही स्ट्रेट आपकी जेट स्ट्रीम होगी। और जैसे ही प्रेशर डिफरेंस कम होता है या फिर टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, क्योंकि हमने देखा है कि टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर ही प्रेशर डिफरेंस डिपेंडेंट है। करेक्ट, वो इंटर रिलेटेड है। तो जितना ही ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा या फिर आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतना वो विंड स्ट्रेट रहेगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस या फिर प्रेशर डिफरेंस रिड्यूस हो जाता है, तो आपकी विंड जो पहले स्ट्रेट लाइन हुआ करते थे, ये स्ट्रेट लाइन ब्लो न करते हुए इस तरीके से ब्लो करती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मियांडरिंग पैटर्न। मियांडर हमने रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, बट मियांडरिंग पैटर्न क्या होता है? इसी तरीके से जिगजैग वे में वो जाता है। करेक्ट, जैसे नदी फ्लो करती है, मियांडर हमने नदी के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, याद होगा तो आपको। करेक्ट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लोअर टेम्परेचर डिफरेंस जेट स्ट्रीम स्टार्ट टू फ्लो इन ए मियांडरिंग मैनर। तो इस तरीके से मियांडरिंग मैनर में वो ब्लो करना स्टार्ट करती है, जिसे एक्चुअली कहा जाता है रॉसबी वेव। अभी रॉसबी वहां पे उसको स्टडी करने वाला एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, तो उसका ही नाम इसे जेट स्ट्रीम को दिया गया है रॉसबी वेव करके। ठीक है, बट ये जो पैटर्न है जिसे हमने इसके पहले समझा था, जो उसको उस शेप को, उस तरीके के जो पैटर्न को हम लोग समझते हैं एज ए मियांडरिंग पैटर्न, तो ये मियांडरिंग पैटर्न है। तो बेसिकली क्या याद रखना है? ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस स्ट्रेट जेट स्ट्रीम, लोअर द टेम्परेचर डिफरेंस मियांडरिंग पैटर्न, बस जिसे हम लोग रॉसबी वेव कहते हैं। करेक्ट। तो आप यहाँ पे दो दिख रहे हो, तो इसमें दोनों जो कुछ आपकी जेट स्ट्रीम है, देखो जेट स्ट्रीम कैसे ब्लो करे, ये सब कुछ कहां पे हो रहा है? फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ग्राउंड के पास नहीं हो रहा है, ये हाई एल्टीट्यूड मतलब एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर के ऊपर ही कुछ चल रहा है। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे सब कुछ हो रहा है। ये हमें ग्राउंड के पास इसका इंपैक्ट मतलब हम लोग फील नहीं करते एकदम, क्योंकि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मतलब बड़ी ज्यादा हाइट होती है। करेक्ट। तो इसके ऊपर ये विंड एक्चुअली ब्लो करती है हमारे आसमान में। करेक्ट। तो ये जो कुछ आसमान में
अबो ग्राउंड लेवल ये जो विंड बनी है उसका इंपैक्ट डायरेक्टली हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करते। जैसे सॉरी साइक्लोन के टाइम पे विंड की स्पीड बढ़ती है तो हमें महसूस होती है कि हमारे सराउंडिंग की स्पीड जो है, जो विंड स्पीड है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हम लोग क्या हो रहे हैं उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल कभी कभी चीजें उड़ जाती है, पेड़ गिर जाता है, तो ये सब कुछ चीजें ग्राउंड के पास हुई रहती है तो हमने उसको एक्सपीरियंस करा रहता है। बट ग्राउंड के पास नहीं हो रहा है, ये हो रहा है एट अ हाइट, एटलीस्ट 6 किलोमीटर हाइट पे ये चलते रहता है, 2-3 किलोमीटर के ऊपर ही, करेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पूरे जो विंड्स है जो एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि जेट स्ट्रीम है, ये पूरे अर्थ को चक्कर लगा रहे, बट अर्थ को चक्कर भी कैसे लगा रहे, इन मेंडरिंग पैटर्न, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। सेम जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, करेक्ट। इनके नाम है वैसे तो, बट मैं बताऊंगा, बट दिस इज कॉल्ड मेंडरिंग पैटर्न, जो पूरे ग्लोब को क्या करता है, चक्कर लगाते हुए आगे आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। तो ये है इसके बारे में तो बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने फिर से एक बार कहा कि भाई इसको आपको किसी भी हालत में याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ये मैं समझाऊंगा फिर से एक बार, आगे देखो। अभी देखो अभी टाइप्स क्या है, जेट स्ट्रीम के 4 टाइप्स है और चारों टाइप याद रखो। उसमें से भी जो रेट करके रखा है मैंने वो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं समझाऊंगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। द फर्स्ट टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम इज कॉल्ड एज पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। इसको याद रखो, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। पोलर नाइट है तो नाम में पोलर है, इसका मतलब क्या, ये हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड मतलब बियॉन्ड 60 डिग्री, ठीक है, बियॉन्ड 60 डिग्री आपको जो जेट स्ट्रीम ऑब्जर्व होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, ठीक है। सेकंड, मैं बाद में इसका सिग्निफिकेंस बता दो, पहले नाम देख लो। सेकंड टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम इज कॉल्ड पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। सेकंड टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम इज कॉल्ड पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, याद है आपको, टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन पे पोलर फ्रंट थ्योरी पढ़ी थी, और ये पोलर फ्रंट थ्योरी थी ना, वहां पे भी आपके जेट स्ट्रीम फॉर्म हुए थे। अगर आप रिवाइज करते हो चैप्टर टेम्परेट साइक्लोन का तो वहां पे आपको दिखेगा कि सबसे पहले जो पोलर आपके जो आपके टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं तो जब उसमें एक स्टैंड स्टिल कंडीशन अच्छी होती है, पहली बार दोनों जो कुछ आपके एयर मासेस होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास, तो उसके फ्रंट पे जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है और उसी जेट स्ट्रीम के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। वहां पे भी पोलर फ्रंट थ्योरी थी, एक्चुअली दोनों एसोसिएटेड है, ठीक है। सो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम फर्स्ट एंड नाउ पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। थर्ड टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम इज कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम से आपको समझ जाना चाहिए कि इसका एग्जिस्टेंस किस डिग्री पे है, ठीक है, डिग्री। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल मतलब अबाउट 30, 35, 45 के अराउंड का ये एरिया होता है। एक्चुअली वो शिफ्ट होती है इसलिए मैं वो रेंज बता रहा हूं। 45 तो वैसे मिड लैटिट्यूड होता है, सब ट्रॉपिकल हम लोग कहते हैं अराउंड 30 to 35 के लिए। बट वो 30 to 35 वाला जो कुछ रीजन है एक्चुअली वो प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग के कारण आगे बढ़ जाता है कभी कभी, जैसे समर में 45 डिग्री तक भी चला जाता है। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। वेस्टर्ली मतलब इसका डायरेक्शन जो रहेगा ना, ये इस डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा, करेक्ट, क्योंकि वेस्टर्ली मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, करेक्ट, इस तरीके से, करेक्ट। नाउ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन शायद इस तरीके से रहेगा ये। और दूसरा तो ये कहां पे है, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल मतलब इन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू लेके 23.5 डिग्री साउथ, मतलब हमारे ट्रॉपिक्स में इसका प्रेजेंस होता है। तो अभी चारों के नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, सेकंड है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, थर्ड है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड फोर्थ है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अभी यहां पे मैंने कहा कि बीच वाले दो जो रेट से करे हुए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चारों में से ये दो जो है बीच वाले, मतलब सेकंड एंड थर्ड नंबर वाले, ये परमानेंट है, मतलब इनका एग्जिस्टेंस परमानेंट है अर्थ के ऊपर। जो हम लोग देखते हैं यूजुअली, देखो दो ही, कभी भी जब भी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम बताए, सॉरी जेट स्ट्रीम का जब भी रिप्रेजेंटेशन होता है ना, यूजुअली दो ही दिखाए जाते हैं। क्यों दो ही दिखाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पोलर जेट स्ट्रीम जो होती है, जिसे हम लोग कह रहे हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, और सेकंड है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो ये दोनों का जो प्रेजेंस है वो साल भर होता है, करेक्ट। और बाकी जो दो है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम फर्स्ट नंबर वाला एंड फोर्थ नंबर वाला ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इन्हें सीजनल जेट स्ट्रीम कहा जाता है। सीजनल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, साल के एक पर्टिकुलर टाइम ही इमर्ज होती है, उसके बाद वो सबसाइड हो जाती है, तो वो नहीं रहती फिर, करेक्ट। तो यहाँ पे इसके पहले भी हम लोग अगर कोई डायग्राम देखें तो देखो इसमें भी दो नहीं दी है, एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दिया हुआ है, डायरेक्शन देखो ये रेड कलर वाला, किस डायरेक्शन में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखो मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम, ये भी कुछ मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम कुछ ईस्टर्ली के इंपैक्ट में नहीं है, ये भी वेस्टर्ली है, ठीक है। तो बट ये थोड़ा ऊपर में, मतलब कि ऊपर के साइड में 40-45 डिग्री के ऊपर, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई द नेम
इज मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम, ठीक है, मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है, जिसे हम लोग हमारे लैंग्वेज में एक्चुअली पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम कह रहे हैं। तो मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम या फिर पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, आपको थोड़ा कनेक्शन लग रहा होगा। टेम्परेट साइक्लोन भी कहां पे बनते थे यूजुअली, उसका सबसे बेस जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, मतलब बनने के लिए जो फेवरेबल ऐसा लैटिट्यूड है वो है 45 डिग्री, जिसे हम लोग मिड लैटिट्यूड कहते थे। और वहीं पे आपका क्या बना था, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम वहां पे फॉर्म हुआ था एट द फ्रंटल रीजन, ठीक है, एट फ्रंटल रीजन। और उसी को ही फिर हम लोग कहते हैं मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम, क्योंकि वो मिड लैटिट्यूड रीजन में बन रही है। और उससे थोड़ा नीचे बट बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बियॉन्ड थोड़ा मतलब 30-35 डिग्री पे आपके एग्जिस्ट करते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये कहां पे करते हैं, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम 45 डिग्री के अराउंड, 45-50 डिग्री के अराउंड। और ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं 30-35, जिसे हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, करेक्ट। तो ये इनका एग्जिस्टेंस करता है। बट दोनों का डायरेक्शन कैसे है, जैसे मैं कह रहा हूं आपको, दोनों का डायरेक्शन जो है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट ही है, क्योंकि वो जो रीजन है वो रीजन एक्चुअली आता है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एंड सब पोलर, इसके ऊपर सब पोलर लो के बीच में, और सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो के बीच में जो विंड ब्लो करके है उसका नाम है वेस्टर्ली, ठीक है। तो उनको हम लोग वेस्टर्ली कहते हैं, और उसी वेस्टर्ली की वजह से इन विंड का जनरेशन होता है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप अगर यहां पे देख पाओगे, सॉरी नीचे वाली इमेज देखो, शायद कितना क्लियर है मुझे पता नहीं, बट हमने सेल का कंसेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा, सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, हेडली सेल, फैरल सेल, करेक्ट। यहां पे भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था, इक्वेटोरियल लो, उसके बाद 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था, उसके बाद 60 डिग्री पे अराउंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट था, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे पोलर रीजन में पोलर हाई था, करेक्ट। तो उसमें हमने देखा था कि जो ट्रेड विंड्स है इनका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर टू लो आते हैं, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो, बट राइट की तरफ टिल्ट होते हैं। और यहाँ पे इस रीजन में, मतलब ये 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के रीजन में आपके ब्लो करते हैं वेस्टर्लीज। तो इनका जो अलाइनमेंट होता है वो यूजुअली वेस्ट टू ईस्ट होता है, करेक्ट। और उसके बियॉन्ड फिर हाई टू लो के रीजन में यहाँ पे ईस्टर्ली ब्लो करती है। बट जैसे मैंने कहा आपको कि हमारे जो विंड है जिसे हम लोग कह रहे हैं जेट स्ट्रीम्स, दोनों जो इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम है जो परमानेंट होती है वो यूजुअली यहीं पे फॉर्म होती है। ये होती है आपकी 45 डिग्री वाली, ठीक है। और इसी 45 डिग्री वाली विंड को हम लोग कहते हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ठीक है। और इसके नीचे 30 to 35 पे एक बनती है जिसे हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये दोनों जेट स्ट्रीम यहां पे प्रेजेंट रहती है। और उसके साथ साथ और एक जेट स्ट्रीम बनती है जो एक्चुअली ईस्ट होती है बट ट्रॉपिकल रीजन में होती है, क्योंकि 30 डिग्री के नीचे वाला तो यूजुअली हमारा वही ट्रॉपिकल रीजन है, 23.5 डिग्री वाला। तो यहां पे एक इमर्ज होती है इस डायरेक्शन में, इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल रीजन में है, इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, करेक्ट। और उसके बियॉन्ड और एक जेट स्ट्रीम बनती है जो होती है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, ठीक है। इसे कहा जाता है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। तो इस तरीके से चार जो हमारे जेट स्ट्रीम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रेशर बेल्ट है जिसे हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इनमें जो वेस्टर्ली ब्लो कर रही है, तो इन्हीं वेस्टर्ली की वजह से हाई अल्टीट्यूड पे दो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। एक होता है 30 to 35 डिग्री पे जिसे हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो परमानेंट है। उसके अलावा एक होता है 45 डिग्री पे जिसे हम लोग कहते हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस वही करते हैं पूरे ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर, इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि ये दोनों तो परमानेंट है, दो आपके टेम्पररी वाले भी हैं। तो टेम्पररी जो है, सीजनल जो है, वो कौन से है? एक है आपका ट्रॉपिकल रीजन में बनने वाला जिसका डायरेक्शन क्या होता है, ईस्टवर्ड होता है, ठीक है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट होता है, सॉरी ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट टू वेस्ट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सिमिलरली इन हायर लैटिट्यूड बिटवीन सब पोलर लो टू पोलर हाई के बीच में ईस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि यहाँ की विंड जो इसको हम लोग ईस्टर्ली कहते हैं, तो इसी के इन्फ्लुएंस में वहां पे पोलर नाइट जेट स्ट्रीम बनती है। बट वो भी क्या है, आपकी सीजनल है, करेक्ट। तो इसी तरीके से चार आपके एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। हाँ,
तो अभी इनके बारे में जो हमने अभी तक देखा नहीं है वो इंफॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं, और इनका मैंने एक एक सिग्निफिकेंस बताता हूं, क्योंकि इनका कोई रिलेशन कहां पे आ रहा है क्लाइमेट में। आप एनवायरमेंट भी पढ़ोगे ना, वहां पे भी कहीं ना कहीं पे मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। तो ये यूजुअली जैसे कि बाकी हमारे जेट स्ट्रीम का हाइट जो होता है वो यूजुअली आपके ग्राउंड से बहुत ज्यादा हाई होता है, 6, 7, 8 किलोमीटर पे भी जा सकता है या 10 किलोमीटर भी जा सकता है। जो अपर लेवल है ट्रोपोस्फियर की 13 किलोमीटर वहां पे भी हो सकता है। करेक्ट। तो बट यूजुअली आपके सभी के सभी जो जेट स्ट्रीम है वो यूजुअली ट्रोपोस्फियर में होता है, बट उनमें एक आपका एक्सेप्शन है, वो है पहला वाला पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम एक्चुअली स्ट्रेटोस्फियर में एग्जिस्ट करता है, ये याद कर लीजिए। बाकी जो है सभी के सभी मतलब पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये सभी के सभी हमारे ट्रॉपिकल रीजन में ही एग्जिस्ट करते हैं। ट्रोपोस्फियर में, ट्रॉपिकल नहीं ट्रोपोस्फियर में, सॉरी, मतलब हाइट वाइज 13 किलोमीटर के नीचे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 13 किलोमीटर हमारा क्या है, एवरेज हाइट है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर का, उसके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, बट उसके बियॉन्ड हमारा स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है। तो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम यूजुअली कहां पे होती है, स्ट्रेटोस्फियर में होती है। करेक्ट। और ये कब फॉर्म होती है, जैसे मैंने कहा ना ये सीजनल है, तो इनका फॉर्मेशन होता है विंटर के टाइम पे। विंटर अगर खत्म हो जाता है तो फिर ये एग्जिट भी नहीं करती, ठीक है। तो ये विंटर पे बनती है, इतना याद रखना। ड्यू टू द इंटेंस थर्मल ग्रेडियंट, तो इसका बनने का रीजन भी है कि थर्मल ग्रेडियंट बड़ा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरमेंट बन जाता है पोलर रीजन में और कंपैरेटिवली दूसरे रीजन में। क्योंकि हमने देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जेट स्ट्रीम के स्पीड के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए, वो है एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस या फिर प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थर्मल ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, कोल्ड ज्यादा कोल्ड है, और कंपैरेटिवली अदर रीजन्स जो होते हैं वो वार्मर होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ये विंटर में जनरेट होती है। करेक्ट। ये इसके बारे में याद रख लेना, ठीक है, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम के बारे में। बट अभी इसका एक सिग्निफिकेंस है, मैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, इसका एक सिग्निफिकेंस है जो एनवायरमेंट में शायद आपको शायद सर ने पढ़ाया होगा, मुझे पता नहीं, बट उसको हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओजोन डिप्लीशन। अभी ये ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है, किसी को पता है क्या, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ओजोन कहां पे प्रेजेंट रहता है, हमने पढ़ा था कि भाई ओजोन जो प्रेजेंस है, उसका जो प्रेजेंस है, तो ये फर्स्ट जो लेयर है हमारी, तो ये तो ट्रोपोस्फियर है, करेक्ट। और सेकंड जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और इसी स्ट्रेटोस्फियर में कहीं 30 से 35 किलोमीटर पे अराउंड क्या होता है, एक बैंड है जिसे हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर कहते हैं। और यूजुअली हमने बहुत बार देखा सुना है ना कि ओजोन होल या फिर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इस तरीके से वर्ड सुना है, बट ये क्यों होता है और ये विंटर में ही क्यों होता है, उसका मैं अभी आपको थोड़ा एक ये बताता हूं। सर ने आपको शायद पढ़ाया होगा थोड़ा, मैं उसका थोड़ा फॉरवर्ड लेके जा रहा हूं। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है ना कि ओजोन का टूटना मतलब ओजोन खत्म हो रहा है लेयर, तो वैसे ये जो लेयर बनी हुई है इसके बीच में जिस गैस की वजह से वो बनी हुई है उसे कहा जाता है O3। O3 मतलब ही ओजोन होता है। ठीक है, यूजुअली आपका ऑक्सीजन जो है उसका जो नेचुरल स्टेट है वो O2 है। ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग का ऑक्सीजन है ना वो O2 स्टेट में होता है, करेक्ट, वो उसका स्टेबल स्टेट है। बट इसी ओजोन लेयर में O3 के स्टेट में, O3 के फॉर्म में वो एक्चुअली होता है, करेक्ट, जिसकी हम लोग कहते हैं ओजोन। बट अभी ये ओजोन जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ये हमें क्या करता है, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन जो होता है, ठीक है, इससे हमें ये बचाता है, क्योंकि ये क्या कर देता है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन होते हैं जिससे हम लोग यूवी रेडिएशन कहते हैं, इनका जो एक प्रभाव होता है, जो इंपैक्ट होता है, वो ना एब्जॉर्ब कर लेते काइंड ऑफ, मतलब उसको डाइल्यूट कर देते काइंड ऑफ, और जो भी जो अच्छी वाले विंड हमारे रेडिएशन से वो भी ग्राउंड तक रीच कर पाते। बट होता क्या है कि ये यूजुअली जो रेडिएशन आते हैं ना उसकी वजह से टूटते तो है, उसकी वजह से टूटते तो है, बट वो क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली इनके साथ इंटरैक्ट करके, यूवी रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करके इनका जो एक प्रभाव, इनका एक इंपैक्ट है ना वो कम कर दे रहे हैं, करेक्ट। बट अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के पास मतलब हम लोग, ठीक है, इंसान, हम लोग ना ऐसे केमिकल्स बना रहे हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रो HFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन।
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है? ये सभी के सभी एक्चुअली जो है ये केमिकल्स जो है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि हमारे एसी जो होते हैं, एसी वगैरह, तो एसी में जो कूलेंट यूज होता है, या फिर आपके घर में फ्रिज है उसमें जो कूलेंट यूज होता है ना, तो ये केमिकल उसमें यही यूज किए जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो इनको एक्चुअली डिस्कार्ड करा गया है, हम लोग फेज आउट कर रहे हैं धीरे धीरे, इनका यूज हम लोग बंद कर रहे हैं। ठीक है, उसका रीजन भी वही था जो हमने बताया अभी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन होल। तो बेसिकली ये जो कुछ केमिकल्स है ना, ये हमने बनाए हुए, मैन मेड है फॉर अवर यूज, इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, जैसे कि कोई कंपोनेंट गैजेट्स वगैरह बने ने, वहां पे हम लोग यूज कर रहे थे। बट बाद में इसका इंपैक्ट क्या समझा कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये जब हमारे सराउंडिंग में आता है तो ये ना ट्रैवल करता है ऊपर में, ये ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, विंड के साथ हल्के होते हैं तो ये ऊपर जा रहे हैं, तो ये ऊपर जा रहे हैं, तो इनमें से ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये टूट जाता है। टूटता क्यों है? क्योंकि इट इज एक्चुअली ब्रोकन बाय दिस इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, क्लोरीन बाहर निकल रहा है। अभी सीएफसी में है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें क्लोरीन है, नाम में ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मतलब क्लोरीन है, देन फ्लोरीन है, और एक है लास्ट कार्बन। तो ऐसे 3 एलिमेंट से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बना हुआ है। उसी तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, और आपका बेटा हाँ, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। तो बेसिकली एक फैमिली होती है जिसको हम लोग हैलोजन फैमिली कहते हैं। हैलोजन ही कहते थे, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, हैलोजन करेक्ट नहीं है, अगर आपको सही वर्ड पता होगा तो हैलोजन फैमिली कहता है, जिसमें हमारा होता है फ्लोरीन, ठीक है, देन होता है क्लोरीन, देन होता है ब्रोमीन, एंड होता है आयोडीन। ठीक है, तो इन चारों को कहा जाता है हैलोजन ही कहते हैं ना। एक बार मुझे करेक्ट करिए अगर आपको पता होगा तो, इस फैमिली को कहा जाता है हैलोजन फैमिली, आई गेस। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। ठीक है, तो अभी ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो वर्ड आपने सुने हुए, इनमें से इनका रिएक्टिवनेस कैसे है पता है क्या? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपका फ्लोरीन, फिर उसके बाद रिएक्टिव है क्लोरीन, उसके बाद रिएक्टिव है ब्रोमीन, और उसके बाद रिएक्टिव है आयोडीन। अभी रिएक्टिव होना मतलब क्या कि फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो खुद अकेला नहीं रह सकता, वो किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कोई तो नया एलिमेंट बना, सॉरी आपका नया कंपाउंड बना देगा। करेक्ट, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी है? तो क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। तो आयोडीन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, वो इंडिविजुअली ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है। करेक्ट, बट ये दोनों जो है, अभी आप बोलोगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, बट सबसे ज्यादा नुकसान एक्चुअली कोई कर रहा है ना ओजोन डिप्लीशन के लिए, वो है क्लोरीन। मैं रिएक्शन समझाता हूं एग्जैक्टली कैसे हो रही है, बट याद रखो कि क्लोरीन सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं हम लोग कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओजोन होल फॉर्मेशन या फिर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। करेक्ट, क्लोरीन क्यों है? क्योंकि इसका रिएक्टिवनेस अमॉन्ग ऑल, वैसे देखा जाए तो सेकंड नंबर पे, बट ये सबसे ज्यादा बड़ा विलन है ओजोन होल के डिप्लीशन के लिए। ठीक है, ओजोन होल के बनने के लिए या फिर ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। कैसे? क्लोरीन क्यों नहीं कर पा रहा है, बट क्लोरीन क्यों ज्यादा उसको ये कर रहा है? उसका बेसिक रीजन ही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो अगर ऊपर जा रहा है और अकेला अगर वो टूट भी जा रहा है बिकॉज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बट वो इतना इमीडिएटली फट से दूसरे के साथ रिएक्ट होकर वो कंपाउंड बना देता है। मतलब किसी न किसी के साथ वो एसोसिएशन कर लेता है, तो वो अवेलेबल नहीं होता टू ब्रेक दिस ओजोन। करेक्ट, वो कम अवेलेबल रहता है यूजुअली। वैसे देखा जाए, अगर मान के चलिए, मैं ये बता रहा हूं, ये वर्ड माइंड करिए कि अगर फ्लोरीन अगर यहां तक पहुंच गया ना, तो जितना क्लोरीन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा ना, तो फ्लोरीन इसको और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा। इतना खतरनाक है फ्लोरीन। बट फ्लोरीन क्या होता है ना, जाते जाते ना वो अकेला रह नहीं सकता वैसे भी, तो वो क्या करता है ना, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके वो कंपाउंड बना देता है। तो वहां तक जो रीच कर रहा है वो कर रहा है क्लोरीन। ठीक है, और इनमें भी अभी ये तो चला गया क्योंकि इसका तो रिएक्टिवनेस या फिर जो हम लोग कहते हैं रिएक्टिंग जो पावर है वो ज्यादा है, रिएक्टिव पावर, तो ये तो चला गया। बचा कौन है? 3 बचे, तो 3 में अभी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फिर अभी क्लोरीन है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान कर रहा है तो वो क्लोरीन करता है फिर। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिवनेस ज्यादा होने के कारण फ्लोरीन अकेला रहता ही नहीं है, वो एसोसिएशन बना लेता है, मतलब कंपाउंड बना लेता है। करेक्ट, तो अभी हो क्या रहा है, जैसे मैंने कहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है, या फिर ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर जो ब्रोमीन है, इस तरीके के एलिमेंट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ ओजोन।
एक बार ओजोन ब्रेक हो गया तो उसको ही हम लोग कहते हैं फिर ओजोन होल। ठीक है, तो अभी बेसिकली जो मैंने आप सर ने भी आपको पढ़ाया होगा पोल्यूटेंट्स में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, या फिर उसके अलावा HCFC भी होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, ठीक है, HCFC मैं बता देता हूँ, ठीक है, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरीके से केमिकल्स हैं जो हमने हमारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज करे, मतलब बनाए हुए हैं, बट इनका एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है। तो उनमें से जो CFC है, HFC है, इनमें दोनों में एक्चुअली जो हम लोग कहते हैं ना कि तो तीनों में एक्चुअली वैसे देखा जाए तो तीनों में एक्चुअली ओजोन डिप्लीशन का पोटेंशियल है, ठीक है। सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल एंड ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल, दो पोटेंशियल होते हैं गैस के, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी करते हैं। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल याद रखो, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल ODP कहा जाता है उसे शॉर्ट में, और एक होता है ग्रीन हाउस गैस सॉरी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग नॉट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये दो चीजें स्टडी की जाती है किसी भी गैस को स्टडी करने के टाइम पे, क्योंकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट कैसे हो रहा है। तो उनमें से जो आपका CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये दोनों है, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस जैसे ही काम करता है, मतलब उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। जैसे कि हमने देखा था कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें CFC भी आता है, ठीक है। ये तो हमने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, नेचुरल तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, नेचुरली हमारा सॉरी वाटर वेपर था, करेक्ट। तो इस तरीके के नेचुरली अवेलेबल हमारे कुछ ऐसे गैसेस हैं जो क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस है जो एक्चुअली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये तो हमने बनाया हुआ है, तो इसका दोनों पोटेंशियल है, मतलब इसका ODP भी है, मतलब ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल भी है, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी है, करेक्ट, CFC का, क्लियर। तो ये शायद आपको पता नहीं, ये चार्ट दिया गया है, अगर ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल में लिख देता हूं सो दैट कि आपको याद रहे, ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इसमें देखो सबसे पहले तो CFC का दोनों पोटेंशियल है, याद रखो, राइट टिक मतलब ODP, और उस पर से इसका दोनों हाई है, हाई मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे ओजोन को भी डिप्लीट कर सकता है, करेक्ट, और वो ग्लोबल वार्मिंग भी कर सकता है, दोनों हाई है इसका। दूसरा फिर इसकी जगह हमने फिर इसका निगेटिव इंपैक्ट कंसीडर करते हुए दूसरा एक हमने गैस इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम है HFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अभी ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि क्लोरो था, क्लोरो है, यहाँ पे हाइड्रो है, तो इसमें से क्लोरीन निकल गया, इसलिए इसका जो एक इंपैक्ट है वो बड़ा कम हो जाता है। बट होता क्या है ना, इसमें पोटेंशियल दोनों, ऐसे नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, इसमें दोनों पोटेंशियल है, करेक्ट, क्योंकि इसमें फ्लोरीन तो है ही ना, फ्लोरीन नहीं है बट फ्लोरीन है, तो इसका भी पोटेंशियल वही है, बट इसका जो पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि होता नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम है, लो लेवल का है, बट इसका अभी भी क्या है, जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल बड़ा ही हाई है। बट इसको फिर हमने रिप्लेस किया है और एक नए गैस के साथ, मतलब रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं करा गया है, अभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हम मतलब इंडिया जैसे कंट्री में अभी भी यूज किया जा रहा है HFC, क्योंकि हम लोग इजीली रिप्लेस नहीं कर पा रहे HCFC को, करेक्ट। तो HCFC के साथ, तो इसमें क्या है ना कि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है ना HCFC का, वो बड़ा ही कम है, मतलब निगले कुछ है ही नहीं, करेक्ट। बट इसका जो है वो अभी भी ODP है, मतलब कि ये वाला ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। तो ये चार्ट आपको थोड़ा ना याद रखना जरूरी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ODP मतलब कि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई, दोनों हाई है, दोनों वो कर सकता है, मतलब ये नेगेटिव इंपैक्ट है सभी के सभी, जो समझा रहा हूं मैं आपको। देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का आपका जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल हाई है, बट इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल लो है, बट बेसिकली दोनों राइट टिक है, इसका मतलब ये भी ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है इसका दोनों, मतलब, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी है। HCFC का जो आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो नहीं है, ठीक है, ये याद रखो, बट इसका ODP जो है मतलब ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल वो है, बट लो लेवल पे, ठीक है। तो इसीलिए अभी फिलहाल तो जो आइडियल गैस है यूज करने के लिए वो है HCFC। अभी पोटेंशियल होना मतलब क्या, वो एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं या फिर ओजोन डिप्लीशन कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, शायद ये बुक में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, वो आप पढ़ोगे तब जाके वो समरी बनती है इसकी, करेक्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी बेसिकली मैं जो आपको समझा रहा था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने बनाया, अभी तक इंडस्ट्री यूज में लाया, तो वो जब हम लोग नेचर में
मिक्स हो जाता है, ठीक है, बना तो रहे तो ऑब्वियस है कि वो सभी के सभी कंटेनर में तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो हमारे सराउंडिंग में निकल जाता है। तो उनमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन है वो रीच करता है यहां तक, ठीक है, वो रीच कर रहा है आपका ओजोन लेयर तक। अभी क्या रिएक्शन हो रही है वो समझिए। तो क्लोरीन क्या करता है ना, जैसे मैंने कहा ना, क्लोरीन की रिएक्शन करने की एफिनिटी तो ज्यादा है, क्लोरीन की है, बट क्लोरीन तो आ नहीं पा रहा है वहां तक, क्योंकि वो पहले ही रिएक्ट होकर कहीं ना कहीं पे स्टेबल हो जा रहा है। बट क्लोरीन पहुंच जा रहा है बाहर, कहां पे, ओजोन लेयर तक। तो ओजोन लेयर में जैसे ही पहुंचता है तो वो जो कुछ स्टेबल ऐसा एक O3 है ना, इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, सिंगल जो क्लोरीन है वो रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोरीन भी अपना वैसे तो Cl2 के फॉर्म में होता है, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाला जो क्लोरीन है वो सिंगल होता है, करेक्ट। तो ये जब क्लोरीन यहां पे आ रहा है तो वो ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है ClO, मतलब यहां से एक O इसने ले लिया, मतलब O3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं O2 और एक O। तो इसने क्या किया, Cl जो है एक O के साथ इसने एसोसिएशन कर लिया, बचा कौन फिर अभी आपका O2। तो यहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है O2 में। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये रिएक्शन में ये हो रहा है कि जो हमारा ओजोन है वो ब्रेक हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन इसी ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन ऑक्साइड बना रहा है, क्लोरीन ऑक्साइड। और यही क्लोरीन ऑक्साइड के साथ और एक बन रहा है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती, उसका कुछ नेचर नहीं है उसकी, या फिर उसकी जो क्षमता है वो नहीं है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को वो फिल्टर कर पाए। फिल्टर करने की क्षमता किसमें, ओजोन में। फिल्टर करने की क्षमता O2 में नहीं है। तो मैक्सिमम O3 अगर O2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो क्या समझ पा रहे हो कि इसका मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन अभी ग्राउंड तक पहुंचेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ग्राउंड तक वो रीच करेंगे क्योंकि O2 बन गया है, करेक्ट। अभी ऑब्वियस है सभी के सभी O2 नहीं बने होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। तो बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि इतना थिक ब्लैंकेट था O3 का, तो उनमें से बहुत सारे O3 अभी O2 में कन्वर्ट हो गए, तो O3 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो इतना थिक ब्लैंकेट जो था पूरा गैस का, वो अभी घट के इतना हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है बिकॉज ऑफ क्लोरीन जैसे पोल्यूटेंट। हम लोग इसको पोल्यूटेंट ही कहेंगे क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारे ओजोन डिप्लीशन कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसी पोल्यूटेंट के कारण फिर हमारा ओजोन का क्या होता है, नुकसान होता है। बट अभी इशू क्या है बताएंगे इसके साथ, ये इतना भी सिंपल नहीं है। इसके बाद में ये इतना डेंजर है कि ये क्या करता है पता है क्या, इसके साथ एसोसिएशन तो बना दिया पर ये अलग भी हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और ये क्लोरीन फिर से अकेला घूमते रहता है इधर उधर, ठीक है। क्योंकि ये इसके साथ जो एसोसिएशन बना हुआ है सिंगल ऑक्सीजन के साथ, जिसे हम लोग क्लोरीन ऑक्साइड कह रहे हैं, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता, ये फिर से अलग हो जाता है और ये हो गया अभी फिर से खुला, इसके लिए ओजोन के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो ये फिर क्लोरीन जैसे ही अलग हो जाता है इस क्लोरीन ऑक्साइड से, ये फिर से O3 के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। और O3 के साथ रिएक्शन करके फिर से ये रिएक्शन फिर से रिपीट होती है, क्लोरीन ऑक्साइड बनता है और फिर से ऑक्सीजन बनता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, एक सिंगल क्लोरीन का एटम आपके नंबर ऑफ ओजोन एटम को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक सिंगल क्लोरीन का एटम। क्योंकि ये सिंपल यहां पे रिएक्शन करके शांत नहीं बैठता, यहां पे फिर से ये क्लोरीन ऑक्साइड फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होने का रीजन ये भी है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी वहां पे है, यूवी रेडिएशन। इसी यूवी रेडिएशन से ये दोनों फिर से सेपरेट हो जाते हैं, ये फिर से खुला बन जाता है और ये फिर अकेला और बाकी फिर O3 के साथ रिएक्शन करके फिर से उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में भी क्लोरीन अगर एंटर करता है ना आपके ओजोन लेयर में, तो वो ह्यूज लेवल पे डिस्ट्रक्शन करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली हो रही है आपके ओजोन लेयर में, ठीक है। बट एक बात याद रखिए, अभी यहां तक तो मैंने समझा दिया आपको कि भाई ये कैसे एग्जैक्टली रिएक्शन हो रही है, बट इसमें क्या हो रहा है ना कि ये रिएक्शन इतनी इजीली नहीं होती, ये जो रिएक्शन मैंने यहां भी लिखवा के दी है ना, ये इतनी इजीली नहीं होती। इसके लिए होने के लिए ना वहां पे एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है। बेस की रिक्वायरमेंट मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको एक वर्ड समझाया था, हाइड्रोस्कोपिक नेचर ऑफ, या फिर हाइड्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, हाइग्रो। तो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल मैंने बताया था आपको कि ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसकी एफिनिटी होती है टू एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है, या फिर वाटर वेपर। तो ये होते हैं जैसे कि हमारे नेचर के जो धूल के पार्टिकल वगैरह हैं, जो एक्चुअली ऊपर जाते हैं क्लाउड्स के बीच में, और वो जो सराउंडिंग मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसका ही कन्वर्जन फिर हमारे ड्रॉप में होता है।
तो उसी तरीके से हमारे ड्रॉप्स बनते हैं, रेन ड्रॉप्स बनते हैं और रेनफॉल के फॉर्म में वो नीचे आते हैं। तो बेसिकली क्या है, रेन ड्रॉप नहीं बन पाता अगर वहां पे हमारे सराउंडिंग के जो कुछ ऐसे पार्टिकल है, सूट पार्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं, फाइनर पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, धूल पार्टिकल जिसे हम लोग धूल कहते हैं, वो अगर नहीं रहेगा तो शायद आपका रेनफॉल फॉर्मेशन होना थोड़ा कठिन है। करेक्ट। लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि इस साल ही क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो कुछ आपने ढूंढ के लाया क्या, मुझे पता नहीं आपने कितने लोगों ने सर्च करा। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि वो क्लाउड सीडिंग के दो जो कुछ आपके एलिमेंट, सॉरी, दो कुछ आपके केमिकल्स है जो एक्चुअली हम लोग स्प्रे करते हैं ओवर क्लाउड, तो वो आपको ढूंढने, करेक्ट, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा गया तो वो बार बार पूछे रहते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, जैसे मैंने कहा कि देयर मस्ट बी सम बेस जिसके कारण एक्चुअली क्या हो रहा है, इसे हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल के कारण रेन ड्रॉप बन पा रहा है, अदरवाइज नहीं बनता है। तो बेस इज, इट मींस व्हाट, कि इस रेनड्रॉप को बनने के लिए देयर मस्ट बी सम पार्टिकल, छोटा पार्टिकल भी रहे बट वो रेनड्रॉप बन रहा है। तो बेसिकली ये रिएक्शन होने के लिए भी कोई तो बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो बेस की रिक्वायरमेंट होती है इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। याद रखो, इन्हें कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। मतलब क्लाउड्स यूजुअली कहां पे बनते हैं, क्लाउड वगैरह ये सब कुछ फिनोमेना ट्रोपोस्फियर तक रिस्ट्रिक्टेड है, बट एक्चुअली स्ट्रेटोस्फियर में भी क्लाउड्स हैं जिन्हें कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। और ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे हमारे ट्रोपोस्फियर में क्लाउड नॉर्मल डेज में होते हैं, तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड यूजुअली वहां पे नहीं होते, बट ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एक पर्टिकुलर सीजन में बनते हैं, और वो सीजन है विंटर। ठीक है, ऑल द ईयर वो प्रेजेंट नहीं होते, वो विंटर में ही बनते हैं। और उसका रीजन क्या है बनने का, विंटर में रीजन क्या है बनने का, वो है आपका ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। तो आपको भी मैं कनेक्ट कराता हूं हर एक चीज से, कहां से कैसे कैसे सोचना है, या फिर कैसे एक्चुअली पूरा मैकेनिज्म काम करता है। तो ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो है ना, जो आपके स्ट्रेटोस्फियर में, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, हम लोग शायद थोड़ा साइड ट्रैक में चले गए, बट ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम का मैं आपका रिलेवेंस बता रहा हूं या फिर उसको कनेक्ट करा रहा हूं ओजोन डिप्लीशन के साथ। तो ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम है जो स्ट्रेटोस्फियर में एग्जिस्ट करते हैं एंड विंटर में फॉर्म होते हैं। तो उसकी वजह से एक्चुअली क्या हो रहा है ना, उस रीजन में, मतलब कि हाई लैटिट्यूड पे, अभी स्ट्रेटोस्फियर मतलब आपको पता है कि उसकी हाइट तो 13-15 किलोमीटर के ऊपर वाली है, तो वहां पे एक्चुअली पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो ब्लो करती है उस हाइट पे, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा कोल्ड वहां पे इन्वायरमेंट बन जाता है कि वहां का जो भी छोटा बड़ा जो मॉइस्चर है वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में, और ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बड़े ही कोल्ड होते हैं। करेक्ट, क्योंकि वहां पे वाटर वेपर तो वैसे भी कम होता है बहुत ज्यादा, बट ये जे स्ट्रीम वगैरह वही करते हैं। जे स्ट्रीम इतने ऊपर में ब्लो करती है कि वो वहां पे अवेलेबिलिटी बना देती है काइंड ऑफ वाटर वेपर की, और ये वाटर वेपर जो एक्चुअली पोलर नाइट जेट स्ट्रीम वहां तक जा रही है, रीच कर रही है, वो एक्चुअली वहां पे काइंड ऑफ वाटर वेपर लेके जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं तो हमारी ये रिएक्शन होने के लिए बेस अवेलेबल हो जाता है। देखो, ये रिएक्शन भी ऑल द टाइम नहीं होगी, क्लोरीन वहां पे पहुंच भी गया ना तो भी रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको कि क्लोरीन वहां पे ओजोन लेयर में पहुंच गया तो रिएक्शन नहीं होगा, उसको बेस चाहिए, मतलब रिएक्शन करने के लिए कुछ तो चाहिए नीचे, तो वो बेस अवेलेबल नहीं रहता। ये बेस अवेलेबल कब होता है, ड्यूरिंग विंटर सीजन, और ड्यूरिंग विंटर सीजन ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं। बनने का रीजन कौन है, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। तो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम की वजह से आपका क्या हो रहा है, वहां पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद आपका वहां पे ये रिएक्शन इनिशिएट हो रही है। ठीक है, तो रिएक्शन इनिशिएट होने के लिए आपको बेस का जरूरी है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्लोरीन वहां पे अवेलेबल भी होगा, मतलब होगा भी, तो वो रिएक्शन नहीं करता इजीली, उसके लिए ये चाहिए। तो बेसिकली क्या है, सिंपल मैं बताना इतना ही जा रहा हूं कि विंटर में बन रहा है, मतलब क्या कि आपका जो रिएक्शन है, मतलब कि ये डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है ओजोन का, ये इनिशिएट होती है ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो इसीलिए याद रखो कि विंटर सीजन में ही आपको ओजोन होल देखने के लिए मिलेगा, वो समर में नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि समर में आपके स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड ही नहीं फॉर्म होते। समर में स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्म नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो कहां पे डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन नहीं हो रहा है, तो ओजोन होल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये क्यों आपको ऑब्जर्व हो रहा है इन विंटर सीजन, क्योंकि उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन हो चुका है ड्यूरिंग विंटर सीजन, और विंटर सीजन में ही आपको क्या देखने के लिए मिलता है, फिर ओजोन होल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें अभी कनेक्ट करो, थोड़ा थोड़ा याद रखो कि कब होगा कैसे होगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि ये जो कुछ डिप्लीशन हो रहा है ना, ये डिप्लीशन आपको देखो, वैसे देखा जाए तो ओजोन लेयर जो है, जैसे कि अगर मैं अर्थ निकालता हूं तो हमारा एटमॉस्फेयर तो इस तरीके से प्रेजेंट है, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट लेयर, मतलब ग्राउंड से लेके यहां तक हमारी ट्रोपोस्फियर है, तो ट्रोपोस्फियर तो चारों तरफ से प्रेजेंट होगा। उसके बाद का जो लेयर है वो कौन सा है हमारा, वो है आपका स्ट्रेटोस्फियर। अभी इसी स्ट्रेटोस्फियर में कहीं पे बीच में इस तरीके से क्या है, ओजोन है, करेक्ट। बट ओजोन होल यूजुअली आपको कहीं पे नहीं दिखेंगे। अगर लैटिट्यूड वाइज अगर मैं देखता हूं तो दिस इज इक्वेटर, करेक्ट, दिस इज मिड लैटिट्यूड और दिस इज पोलर रीजन, दिस इज ऑल्सो पोलर रीजन। तो यूजुअली जो आपका पूरा ओजोन का लेयर है ना, उसका ओजोन होल ना आपको इसी रीजन में देखने के लिए मिलता है, मतलब अबो पोल्स या फिर इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में ही देखने के लिए मिलेगा आपको इक्वेटर के ऊपर जो कुछ आपका ओजोन लेयर है, या फिर हमारे ट्रॉपिक्स के ऊपर में भी तो ओजोन लेयर होगा, करेक्ट। तो ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, मिड लैटिट्यूड रीजन भी कह रहा हूं मैं, 40, 45, 60 डिग्री तक के रीजन में भी ओजोन होल नहीं देखने के लिए मिलता। ओजोन होल देखने के लिए मिलेगा सिर्फ दो ही रीजन में, और वो है पोलर रीजन में। पोलर रीजन में ही क्यों होल दिख रहा है, उसका भी रीजन है, क्योंकि पोलर रीजन में एक्चुअली आपके प्रेजेंट होते हैं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। मैंने अभी बताया था कि पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, इसके पहले मैंने आपको बताया ना कि किसका कहां पे प्रेजेंस है, कहां गया होगा, मिटा दिया क्या हमने, हाँ ये वाला, करेक्ट। इसमें बताया था मैंने कि भाई आपके जो पोलर फ्रंट जेट, सॉरी पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो कहां पे प्रेजेंट है, वो तो आपका ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है। और दो इंपॉर्टेंट हमारे जो कुछ आपके जेट स्ट्रीम थे, जैसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। कंफ्यूजन आपको दो जेट स्ट्रीम में होगा, एक होगा पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम और एक सबसे ऊपर वाला कौन सा था आपका, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। तो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम एक्चुअली यहां पे, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम आपका तो ये टेम्परेट रीजन में है, तो पोलर रीजन में कौन है, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। और ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम एक्चुअली स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है, क्लियर। तो याद रखिए कि पोलर नाइट जेट स्ट्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, फॉर्मेशन होने के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड विदाउट पोलर नाइट जेट स्ट्रीम नहीं बनते, वो बनाते स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बना तो रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है, रिएक्शन इनिशिएट हुआ तो आपको देखने के लिए मिलेगा ओजोन होल। तो ओजोन होल क्यों रिस्ट्रिक्टेड है इन पोलर रीजन, इन बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, क्योंकि उसका रीजन ही वही है क्योंकि वहां पे एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है, और उसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से पोलर नाइट जेट स्ट्रीम बनते हैं। और पोलर नाइट जेट स्ट्रीम एक्चुअली वहां पे मतलब वो फेवर करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। एक बार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बन गए तो वहां पे फिर क्लोरीन या फिर अदर जो कुछ आपके रिएक्शन करने वाले अदर हाइड्रोजन है, करेक्ट, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर रिएक्शन होती है, क्लियर। तो ये था उसके पीछे का मैकेनिज्म कि क्यों आपके ओजोन होल आपके सिर्फ और सिर्फ पोलर रीजन में। उनमें से भी सबसे बड़े अगर कोई ओजोन होल है इन दोनों में भी, इसके भी बियॉन्ड और एक मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे इतना तो फिक्स है कि पोलर रीजन में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ओजोन होल देखने के लिए मिल रहा है। बट इनमें भी आउट ऑफ 2 पोलर रीजन, जो सदर्न हेमिस्फीयर के पोलर रीजन है ना, सदर्न हेमिस्फीयर मतलब हमारा अंटार्कटिका वाला रीजन जो है, जिसे हम लोग पोलर रीजन कह रहे हैं, वहां के ओजोन होल और भी बड़े होते हैं। मतलब वहां पे जो डिप्लीशन है वो ज्यादा बड़े लेवल पे होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे इतना कोल्ड एनवायरमेंट है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमें पता है कि लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, एट द सेम टाइम इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे हमारा जो रीजन है ना, ये लैंड वाला रीजन नहीं है, यहाँ पे तक ज्यादा आर्टिक ओशन है। और आर्टिक ओशन के ऊपर पोलर रीजन तो है, आर्टिक ओशन भी एक्चुअली आपका ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टोटली फ्रोज हो जाता है वो रीजन, वो जो कुछ पानी है वो फ्रोज हो जाता है। बट हमने देखा है ना कि लैंड जितनी कूल हो सकती है उतना कूल आपका वाटर नहीं होता। यहां पे क्या है हमारे अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका तो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट उससे भी ज्यादा कूल हो सकता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर का जो पोलर रीजन है, जिसे हम लोग अंटार्कटिक रीजन कह रहे हैं, अंटार्कटिक इतना कोल्ड होता है कि वहां के स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा बड़े लेवल पे होता है। और जितने ज्यादा लेवल पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड रहेगा उतना बड़ा बेस अवेलेबल है फॉर द रिएक्शन, और जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी उतना ज्यादा बड़ा आपका ओजोन होल रहेगा। तो ओजोन होल क्यों बड़े होते हैं अंटार्कटिका के, क्योंकि उसका रीजन ही है क्योंकि वहां पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बड़े मात्रा में बनते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन होता है ड्यू टू देयर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी वहां पे क्या है, कॉन्टिनेंट वाली है, कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं। हमने पढ़ा था कि जितना लैंड कूल्स डाउन बड़ा रैपिडली होता है और बड़े लो लेवल पे उसका टेम्परेचर चला जाता है एज कंपेयर टू वाटर बॉडी। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो ये हमारा क्या है, आर्टिक रीजन है, वो तो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी भी आपका कूल डाउन नहीं हो रहा है, वो भी आपका फ्रोजन हो रहा है, बट उतना कूल डाउन नहीं हो सकता
जितना आपका अंटार्कटिक कोल्ड होता है, करेक्ट। तो बेसिकली ये सब कुछ इसके बीच का रिलेशन है। सिंपल एक लाइन से हम लोग आगे बढ़े थे। मैंने आपको शायद इन्वायरमेंट का जो फेनोमेना है, शायद मुझे लग रहा है कि आपको पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो कभी कभी पेपर 1 में आता है, करेक्ट। पेपर 1 में क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट। तो उसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? डाउट है किसी को कि व्हाई पोलर नाइट जेट स्ट्रीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? प्रेम, भूमि, आकृति, क्लियर है? हाँ, तो ये सब कुछ रिएक्शन देखो, ये ज्योग्राफी में नहीं है, ये आपके पास अगर ये बुक होगी, आपने शायद खरीदी होगी, शंकर आयस करके, या फिर पीएमएफ आयस भी आपके पास होगी ना, तो उसमें भी ये रिएक्शन दी गई है। उसमें ज्यादा डिटेल में दिया गया, मैंने उसका ओवरव्यू बताया। इतना रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको तो वर्ड में लिखना होता है। तो आप वर्ड में लिखोगे तब वही है कि यहाँ पे क्लोरीन या फिर क्लोरीन के फैमिली के आपके जो अदर एलिमेंट्स है, जैसे कि ब्रोमीन हो गया, आयोडीन वगैरह नहीं जाता वहां तक। आयोडीन बड़ा हेवी एलिमेंट में आता है, तो आयोडीन ऊपर नहीं जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आयोडीन काइंड ऑफ बड़ा ये है, सॉलिड इन नेचर है। तो सॉलिड वहां पे गैस नहीं है ना, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, हमारी ब्रोमीन गैस है। आयोडीन तो आपका सॉलिड होता है, करेक्ट। तो वो उधर तक नहीं जा सकता, तो गैसेस वहां तक पहुंच सकती है, तो आयोडीन वहां पे नहीं जाता। तो उनमें से तीनों जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में भी फिर फ्लोरीन, तो जैसे मैंने बताया आपको कि वो रिएक्शन करके यहीं पे सेटल हो जाता है, वहां तक पहुंचने तक उसको उसका पेशेंस नहीं रहता, करेक्ट। वो फट से रिएक्ट कर जाता है किसी के साथ। बचा कौन फिर इन तीनों में से? मतलब नीचे के तीनों में से बचा फिर क्लोरीन। तो क्लोरीन फिर सबसे ज्यादा पोटेंशियल रख के आफ्टर फ्लोरीन, तो वो वहां तक अगर पहुंचता है तो फिर वो डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करता है। ब्रोमीन का भी वही पोटेंशियल है, ब्रोमीन भी वहां पे गया तो वो वही काम करेगा। बट जैसे मैंने कहा कि रिएक्टिविटी वाइज अगर देखा जाए तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, बट वो काम करेगा, वो भी उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो रिएक्शन है वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली ओजोन डिप्लीशन में। चलो, तो नाउ नेक्स्ट, तो ये याद रख लेना। उसके बाद पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, जैसे मैंने कहा कि नीचे वाले जो है, मतलब सेकंड एंड थर्ड नंबर वाले, वो आपके एग्जिस्ट करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, जहां पे आपके वेस्टर्ली एग्जिस्ट करते हैं, करेक्ट। सो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम क्या है कि फ्रंट है। फ्रंट जैसी वर्ड सुनते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई दो एयर मासेस हैं, उसका जो कुछ एक कन्वर्जेंस जोन होता है जिसे हम लोग फ्रंट कहते हैं, उसी के पास इनका क्या होता है, प्रेजेंस होता है यूजुअली। बट प्रेजेंस होता है मतलब ग्राउंड के पास नहीं होता, ये होता है हाइट पे। जैसे मैंने कहा कि जेट स्ट्रीम पूरा फेनोमेना जो हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो हाइट पे है, ग्राउंड के पास का ये एयर नहीं है, ग्राउंड के पास की ये विंड्स नहीं है, ये हाइट पे। तो बेसिकली क्या है कि पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम क्या है कि इन मिड लैटिट्यूड, इन मिड लैटिट्यूड ट्रोपोस्फियर अबव द पोलर फ्रंट। तो पोलर फ्रंट कहां पे बने थे? अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, हमारा जो 45 डिग्री वाला जो कुछ एक एरिया है, 45 डिग्री, जिसे हम लोग कहते हैं मिड लैटिट्यूड, इसी मिड लैटिट्यूड का ऊपर 10-10 डिग्री ले लीजिए, मतलब कि ऊपर में अबाउट 60 डिग्री तक और नीचे में अबाउट 30-35 डिग्री तक, करेक्ट। तो वो जो रीजन है वो उसका फेवरेबल होता है ग्राउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो यहीं पे क्या होता है कि नॉर्थ की तरफ से आने वाले आपके कोल्ड एयर मासेस एंड साउथ से, मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन से आने वाले वार्म एयर मासेस, दोनों कहां पे इवेंचुअली मीट करते हैं? तो 45 डिग्री के अराउंड मीट करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, फिर दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस जो है, जिसका एक वार्मर है एक कोल्डर है, इनके फ्रंट पे फिर एक नए तरीके से विंड ब्लो करती है, जो पैरेलल ब्लो करती है। वहां पे वर्ड था, अगर आपको याद होगा तो वहां पे हमने पढ़ा था कि दिस जेट स्ट्रीम फ्लोज पैरेलल टू द बोथ द फ्रंट। तो ये देखो इस तरीके से फ्रंट बना, यहां पे फ्रंट बन, यहां पे आपको फ्रंट बनते हुए दिख रहा है, तो फ्रंट पे ये इस डायरेक्शन से फ्लो करती है, इस तरीके से पैरेलली। सो पैरेलल टू द फ्रंट ये ब्लो करती है, इतना याद रखो, करेक्ट। सो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम कहां पे बन रही है? तो एक तो सबसे पहले मिड लैटिट्यूड ट्रोपोस्फियर में अबव द पोलर फ्रंट। नाउ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फॉर्म अबव द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां पे बनता है? 30 to 35 डिग्री, हमने पढ़ा था ये 30 to 35 डिग्री पे बनता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का एग्जिस्टेंस वहीं पे है। एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो एक्चुअली सीजनल है, जैसे कि आपकी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम विंटर में थी, ये भी सीजनल है, ओनली इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ये सीजनल तो है, वो सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर तक रिस्ट्रिक्टेड है, साउथ हेमिस्फीयर में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ऊपर के तीनों जो है वो सेम साउथ हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो पोलर जेट स्ट्रीम है, तो ये पोलर जेट स्ट्रीम है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, यहाँ पे भी आपका रहेगा पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। बट सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही एग्जिस्ट करती है इन अ ट्रॉपिकल रीजन, ये भी याद रखो, ठीक है। सो बेसिकली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओनली इन नॉर्थ हेमिस्फीयर अबव इंडिया इन समर। तो इसका जो कुछ एक प्रेजेंस है या फिर फॉर्मेशन है वो समर जो हम लोग कहते हैं वहां पे दिखेगा, मतलब समर सीजन में दिखेगा। ये विंटर में था, ये समर में था, दोनों टेम्पररी है, एक विंटर में बन रहा है, एक समर में बन रहा है। और इसका जो प्रेजेंस है ना ये भी पूरा ग्लोबल नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये इनका दोनों का ग्लोबल है, इसका ग्लोबल नहीं है, इसका लोकलाइज है। लोकलाइज कहां पे, इंडिया के ऊपर ही बनता है यूजुअली, ठीक है। और इसी इंडिया के ऊपर बनने वाले इसी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से फिर इंडिया का क्लाइमेट इंफ्लुएंस होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूं, बट फिलहाल तो ये याद रख लीजिए कि ये चारों का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इनका लैटिट्यूड वाइज कहां पे होते हैं वो समझना बड़ा जरूरी है। उसके साथ मैंने वो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम का जो ओजन के लिए, ओजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने रिलेशन बताया वो समझ लीजिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली वो, बट वो जब होता है तो फिर वो इंपॉर्टेंट बन जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए। और उसके साथ साथ ओजोन की जो रिएक्शन है ओजन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन, उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन बना देता है, ठीक है। तो ये समझिए, तो ये है 4 टाइप के आपके जेट स्ट्रीम, सबके नाम आपको याद रखने हैं। अभी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि जेट स्ट्रीम का इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर, क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इंपॉर्टेंट है वो समझिए। सबसे पहले देखो कि अभी देखो इंडिया कहां पे लाई कर रहा है। अभी देखो इंडिया हमारा लाई कर रहा है अबाउट नीचे से 8 डिग्री से लेके यहाँ पे 37 डिग्री तक, ठीक है। मतलब इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सपांस है तो वो 8 डिग्री से लेके, और हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपांस कितना है 67 डिग्री से लेके अबाउट 97 डिग्री तक है, करेक्ट। सो बेसिकली क्या है कि हमारे, ये छोड़ दीजिए इसका लॉन्जिट्यूडनल छोड़ दीजिए, लैटिट्यूडनल देखो 8 डिग्री मतलब हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में और 37 डिग्री तक है। तो अभी 37 डिग्री और नीचे में 8 डिग्री, इसके बीच में 2 जेट स्ट्रीम है। एक जेट स्ट्रीम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली वाली, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और एक है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्योंकि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम 35 डिग्री पे, हमारा एक्सपांस कहां तक है 37 डिग्री, मतलब कश्मीर का जो पॉइंट है सबसे, कश्मीर लद्दाख, अभी फिलहाल तो लद्दाख है वहां पे, तो लद्दाख का सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो 37 डिग्री है। तो बेसिकली क्या है कि ये जेट स्ट्रीम जो है, मतलब इंडिया जहां तक एक्सटेंडेड है वहां पे इसका प्रेजेंस है। मतलब इंडिया लैंड के ऊपर से आप ऊपर जाओगे तो आपको वहां पे कंटिन्यूअसली एक जो हम लोग कहते हैं ना कि एकदम हाई स्पीड नैरो बैंड में फ्लो होने वाली जेट स्ट्रीम आपको देखने के लिए मिलेगी, करेक्ट। तो बेसिकली ये 2 जेट स्ट्रीम की वजह से इंडिया का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। बाकी तो दूर दूर है, एक आपका पोलर नाइट जेट स्ट्रीम बहुत दूर है, करेक्ट, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, क्लियर। और उसके नीचे कौन सा है 45 डिग्री पे पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है, 45 डिग्री तक तो इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता, करेक्ट। तो अभी देखो, तो अभी बेसिकली क्या है, फॉर इंडिया ब्रिंग वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस, विंटर रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन नॉर्थ इंडिया, कोल्ड वेव इन नॉर्थ इंडिया, करेक्ट। अभी रेनी सीजन के बाद में जब विंटर स्टार्ट होता है ना, तो अक्टूबर नहीं, नवंबर दिसंबर में एक्चुअली इंडिया में रेनफॉल होता है, उसे कहा जाता है वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस। अभी वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस क्या है ये फेनोमेना मैं आगे समझाऊंगा आपको, बट फिलहाल इतना याद रखो कि ब्रिंग वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस मतलब क्या है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो वेस्ट साइड है, अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में वेस्ट साइड मतलब क्या कि अगर आपने पूरा इंडिया हमने देखा है तो यहाँ पे मैप भी दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख पाओगे शायद, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंडिया, हमारा लोकेशन यहाँ पे इंडिया है। और इंडिया के वेस्ट में मतलब कौन से वाले कंट्री, इंडिया के वेस्ट में आपका अफ्रीका आ रहा है, इंडिया के वेस्ट में ये मिडल ईस्ट जिसे हम लोग कहते हैं वेस्ट एशिया आ रहा है, करेक्ट। तो एक्चुअली इस एरिया में क्या होता है ना, इस एरिया में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर सीजन क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। याद रखो मैंने कहां पे कहा, ये इंडिया का लोकेशन यहाँ पे है, शायद आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मुझे पता नहीं है, बट ये इंडियन पेनिनसुला है, करेक्ट। तो इंडियन पेनिनसुला और ये अफ्रीका है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में वेस्ट साइड में मतलब इस एरिया में, अराउंड इस एरिया में क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस बनता है, क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस है, वो हर साल बनता है ना, एक डिस्टर्बेंस बनता है, मतलब एक क्लाइमेटिक कंडीशन बनती है ऐसी कि जो एक्चुअली इंडिया में आती है, जो एक्चुअली क्या होती है इंडिया तक आती है। और इंडिया तक लाने के लिए देखो ये भी जो लैटिट्यूड है, इंडिया का भी लैटिट्यूडनल एक्सपांस एक्चुअली 37 डिग्री पे, करेक्ट। और यही 37 डिग्री पे ये पैरेलली आपको दिखेगा डिस्टर्बेंस का लैटिट्यूडनल एक्सपांस या फिर उसका प्रेजेंस। तो 37 डिग्री पे ये क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस,
करेक्ट, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में वो वेस्टर्न साइड में, करेक्ट, इंडिया के कंटेक्स्ट में वेस्टर्न साइड में, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसको कहा जाता है। ये डिस्टर्बेंस क्या है ना, इंडिया तक लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल विंड है वो है जेट स्ट्रीम। तो यहाँ की जो कंडीशन है ना, यहाँ की जो कंडीशन है वो इंडिया तक आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये जो विंड ब्लो कर रही है एकदम हाई एरिया में, वो इंडिया तक आ जाती है, और उसकी वजह से फिर इंडिया में कुछ अलग तरीके का, विंटर में अलग तरीके का आपको क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। यूजुअली विंटर मतलब क्या? विंटर मतलब होता है एकदम शांत हवा। क्यों? क्योंकि एयर बड़ी ज्यादा डेंसर बन जाती है, क्योंकि हमें पता है कि कोल्ड एयर बड़ी आपकी हेवी होती है, डेंस होती है, तो काम होना जरूरी है। तो यूजुअली आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि विंटर में बारिश वारिश या फिर कुछ ऐसा इंस्टेबिलिटी कंडीशन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टेबिलिटी तो आपका समर का फेनोमेना है। जब हीट मिलेगी, हाई प्रेशर, सॉरी, बहुत ज्यादा हीट होगा तो उसके कारण लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर के कारण बारिश वारिश होगी, तो वो आपका समर में होना पॉसिबल है। बट विंटर में तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि कुछ बारिश वारिश हो जाए, करेक्ट, रेनफॉल हो जाए। बट विंटर में भी इंडिया में रेनफॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कंडीशन यहां पे बनती है, जो वेस्टर्न साइड में, जिसको हम लोग वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो इंडिया तक ड्रैग किया जाता है बाय दिस विंड्स। क्योंकि इसी लैटिट्यूड पे 37 के अराउंड कौन एग्जिस्ट कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो फिर जो डिस्टर्बेंस एक्चुअली वेस्टर्न रीजन में, मतलब नॉर्थ ऑफ अफ्रीका बना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना है, वो इंडिया तक लाने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। दैट्स व्हाई ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से क्या होता है कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस इंडिया तक आता है, उसकी वजह से विंटर में रेनफॉल होता है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि विंटर में रेनफॉल इंडिया में नहीं होता, समर में होता है इंडिया में रेनफॉल, करेक्ट। स्नोफॉल भी होता है। अगर कश्मीर वगैरह जैसा एरिया है जहां पे हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो हाइट की वजह से वहां पे और भी टेम्परेचर कम रहता है, तो वहां पे आपको स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से, करेक्ट। ऑलरेडी वहां पे विंटर तो चल ही रहा है, स्नोफॉल भी होता है नॉर्थ इंडिया में। कोल्ड वेव आता है इन नॉर्थ इंडिया, करेक्ट, क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट बनना स्टार्ट होता है, रेनफॉल हो रहा है, ऑलरेडी आपका विंटर चल रहा है, रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, तो उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, आपका कोल्ड वेव आता है। और ये जो कोल्ड वेव है ना, ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए, मतलब इंडिया में जो नदर्न स्टेट है वहां पे होने वाले जो क्रॉप्स है उनके लिए ना बड़ा ही बेनिफिशियल है। विंटर में लिया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो है व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं। और व्हीट को चाहिए रहता है बहुत कम टेम्परेचर, पानी कम चाहिए बट टेम्परेचर भी बहुत कम चाहिए, ठीक है। और व्हीट को जितना कम टेम्परेचर मिलेगा उतना ज्यादा उसका प्रोडक्शन होगा। तो इसी की वजह से इंडिया में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है व्हीट का। तो लोग एक्चुअली उसकी राह देखते रहते हैं कि भाई कब होगा हमारे तरफ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, इंडिया में कब आएगा, क्योंकि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस उसके साथ साथ टेम्परेचर डाउन कराता है उस रीजन में, हल्की बारिश देता है। तो हल्की बारिश दे रहा है मतलब उस क्रॉप्स को भी हल्का फुल्का बारिश मिल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है थोड़ा, करेक्ट। उसके साथ साथ कोल्ड की वजह से फिर रबी क्रॉप और भी अच्छा खासा ग्रो करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण। तो आपको समझना है कि इंडिया के ऊपर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या इंपैक्ट है। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। अभी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस में आगे समझाऊंगा आपको, फिलहाल समझ लीजिए ये वर्ड अभी थोड़ा ग्रास्प कर लीजिए कि भाई वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जैसा कुछ तो एक फेनोमेना है जो इंडिया के वेस्ट में जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एरिया में बनता है और वही इंडिया में लाया जा रहा है बिकॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में मैं जो बता रहा हूं ना, ये सब कुछ जो चीजें आप देख रहे हो कि रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, वो यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड रहता है। अब वो मध्य प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश के ऊपर के जो स्टेट्स है, लाइक राजस्थान का कुछ पार्ट, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर लद्दाख हो गया, यूपी का वेस्टर्न यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पे एक्चुअली ये सब कुछ फेनोमेना देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया एक जेट स्ट्रीम। मैंने कहा था आपको कि इंडिया के ऊपर दो जेट स्ट्रीम का इंपैक्ट होता है। एक आपकी ये है जो प्रेजेंट है आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसे हम लोग कह रहे हैं, और दूसरी है ईस्टर्ली वाली, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो एक्चुअली सीजनल है, करेक्ट, और वो समर में एग्जिस्ट करती है। तो इसका क्या रिलीवेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन वेदर के ऊपर या फिर क्लाइमेट के ऊपर? हेल्प्स इन मानसूनल रेनफॉल। ये ना मानसून रेनफॉल होने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा, हम लोग अभी हमारा शायद मानसून चल रहा है, करेक्ट, तो मानसून हमारा अभी भी चल रहा है। तो ये मानसून जो इनिशिएट होता है ना, उसमें ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल है। ये इतना बड़ा रोल है कि अगर ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ना होता तो शायद इंडिया में इतनी बारिश नहीं मिलती जो सालों से इंडिया में हो रही है। ये नहीं रहता तो
अभी कैसे है क्या है ये भी मैं आगे समझाऊंगा, बट इतना ही समझिए कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, जो एक्चुअली सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, वो भी इंडिया के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उसका ग्लोबल एक्सपांस नहीं होता, उसके साथ साथ वो सीजनल होते हैं, समर में बनते हैं, बट उसी की वजह से इंडिया में बड़े लेवल पे बारिश होती है, जिसे हम लोग मानसूनल रेनफॉल कहते हैं। तो याद रखो कि ये मानसूनल रेनफॉल इसका ही काइंड ऑफ देन है एक प्रकार से, ठीक है, उसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों जो डे स्ट्रीम है जो इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनका नाम याद कर लेना, ठीक है। वैसे तो 4 है, बट 2 एक्चुअली इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। नाउ उसके साथ साथ ये तो इंडिया के ऊपर हो गया, अभी उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसेस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इन टेम्परेट साइक्लोन। ये इंडिया के ऊपर क्या था, अभी हम लोग ओवरऑल इसका इंपैक्ट देखेंगे कि दूसरा क्या है कि ये जो आपका इंटेंसिटी है प्रेसिपिटेशन का इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आपका सिंपल बारिश भी हो सकता है, या फिर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो गया तो स्नोफॉल भी हो सकता है। सॉरी टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन कहां पे बन रहे थे, 45-50 डिग्री पे, करेक्ट। तो 45-50 डिग्री पे मैंने अभी आपको समझाया था कि वहां पे जो कुछ उसके स्टेशनरी फ्रंट जो बनते हैं पहली बार, तो वहां पे पैरेलल ब्लो होने वाले जो कुछ आपकी विंड है उसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन के ऊपर उसका बड़ा इंपैक्ट है, ठीक है। तो उसका इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इन टेम्परेट साइक्लोन, तो उसका इंटेंसिटी चेंज कर देते हैं, करेक्ट। तो ये भी याद रख लो। उसके साथ इन्फ्लुएंसेस द लोकल वेदर, बाय फॉर्मिंग सरफेस साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो आपके जेट स्ट्रीम्स है, ये लोकल हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हमने एक बात पढ़ी थी कि भाई जब भी ग्राउंड का हीटिंग होता है, तो यहाँ की एयर निकल जाती है, मतलब एयर राइज करते कन्वेक्शन, तो यहाँ पे एयर निकल गई मतलब वॉइड क्रिएट हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं लो प्रेशर, करेक्ट। तो ये फिर ऊपर जाके डाइवर्ज भी होती है ना, डाइवर्ज होने के बाद कहीं पे सबसाइड होती है, जहां पे सबसाइड होती है वहां पे क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है, करेक्ट। हमने देखा था, ये पढ़ा था, क्लियर। अभी बट एक बात समझिए कि जहां पे डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे देखो, जहां पे डाइवर्जेंस हो रहा है, जहां पे कॉन्वर्जेंस हो रहा है, करेक्ट। मतलब कि लो प्रेशर के ऊपर डाइवर्जेंस होता है एयर का, और हाई प्रेशर के ऊपर एक्चुअली कॉन्वर्जेंस होता है, और वो सबसाइड होती है, करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे भी तो एयर कलेक्ट हो रही है, एक प्रकार से नीचे से जा रही है, यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। तो ये जितना जल्दी जल्दी डाइवर्ज होगी, उतना नीचे से आने वाली एयर के लिए जगह अवेलेबल होगी। अगर मान के चलो कि ये डाइवर्जेंस रुक जाता है, तो नीचे से एयर आ भी रही है, विंड आ भी रही है, ठीक है, बट वो वहां पे शायद नहीं समा सकेगी, क्योंकि उसके बाद जगह ही नहीं है। ज्यादातर जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली है, एग्जिस्टिंग विंड ने, जो ऑलरेडी वहां पे रीच हो चुकी है। डाइवर्जेंस नहीं हो पा रहा। डाइवर्जेंस क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये ऊपर से हमारे विंड ब्लो करते रहते हैं। हमने देखा कि अपर एयर जो हाई स्पीड विंड है, जिसे हम लोग जेट स्ट्रीम कह रहे हैं, ये एक्चुअली इनको डिस्टर्ब करते हैं। ऊपर वाले उसका जो कुछ एक पॉइंट है, जिसकी वजह से पूरा एक साइकिल बना हुआ है, यहां से एयर राइज कर रही है, फिर ट्रेवल कर रही है, मतलब हॉरिजॉन्टली डाइवर्ज हो रही है, फिर से सबसाइड हो रही है, फिर से ग्राउंड के पास। तो ये जो पूरा साइकिल है ना, इसको डिस्टर्ब करने का काम कौन करता है ना, ये जेट स्ट्रीम करता है। ऊपर में जो डाइवर्जेंस हो रहा है या फिर कॉन्वर्जेंस हो रहा है, इनको ये इन्फ्लुएंस करता है, करेक्ट। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है influences the local weather by forming surface cyclone and anti cyclone। अभी देखो कि उसकी वजह से क्या होता है कि मान के चलो कि यहाँ पे डाइवर्जेंस इसने बहुत ज्यादा स्पीड कर दिया, इसका स्पीड अप कर दिया, डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा लेवल पे हो रहा है, इसका मतलब नीचे से फटाफट एयर ऊपर जा रही है। जितनी ऊपर एयर जाएगी, जितनी एयर ऊपर में जाएगी, तो ये लो प्रेशर और भी इंटेंस होते चलेगा। लो प्रेशर जितना इंटेंस होगा, तो सराउंडिंग की एयर फास्ट यहाँ पे रश करेगी। मैंने क्या कहा, फिर से याद रखिए, डाइवर्जेंस इसने फास्ट कर दिया, इसका मतलब ये जगह जल्दी जल्दी खाली हो रही है। किसकी वजह से हो रहा है, ये जेट स्ट्रीम की वजह से। ये खाली होगी तो इसका मतलब नीचे से जाने वाली एयर फटाफट वहां पे रश करेगी, जैसे कि अपड्राफ्ट क्रिएट हुए थे ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म में एकदम रैपिडली अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो ये रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट करेगा, और उसके साथ साथ ग्राउंड पे लो प्रेशर एरिया बनेगा, जो इंटेंसिफाई हो जाएगा, और उसकी वजह से ग्राउंड के पास साइक्लोनिक कंडीशन बन जाएगी। साइक्लोनिक कंडीशन किसके अराउंड बनती है, लो प्रेशर के अराउंड बनती है, करेक्ट, सही है। उसकी अपोजिट यहां पे भी हो सकता है कि यहां पे कन्वर्जेंस करने के लिए बड़ा ये मदद करेगा, जेट स्ट्रीम क्या करेगा, कन्वर्जेंस भी कर सकता है। मतलब यहां पे नॉर्मल अगर मान लो हीटिंग हो रहा था तो लो प्रेशर बना था, बट वो साइक्लोनिक कंडीशन नहीं बना था। हमेशा लो प्रेशर बनना मतलब साइक्लोनिक कंडीशन नहीं होता, करेक्ट। ये याद रख लो कि लो प्रेशर बन गया मतलब साइक्लोन बन गए। लो प्रेशर तो पूरे वर्ल्ड में बने पड़े हैं, बट वहां पे हर जगह साइक्लोन नहीं बनते। साइक्लोन बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, मतलब रैपिड इनवर्ड मूवमेंट होना जरूरी है ग्राउंड के पास, वो भी सर्कुलेटरी मूवमेंट।
जैसे हमने कल के लेक्चर्स में आने मतलब पिछले 2-3 लेक्चर में देखा था, करेक्ट। तो वो सर्कुलेटरी मोशन इतना फास्ट अगर होगा जिसका ही कल्मिनेशन फिर आपका एक तो साइक्लोन या फिर जैसे हम लोग कहते हैं टॉर्नाडोज वगैरह या फिर थंडरस्टॉर्म में होता है, करेक्ट। ये कंडीशन बनने के लिए एक्चुअली ऊपर से जो कुछ ब्लो करने वाली जेट स्ट्रीम है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि इसकी वजह से क्या बना साइक्लोनिक कंडीशन, इसके अपोजिट क्या होता है हाई प्रेशर के अराउंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ना फटाफट विंड आ रही है और डाइवर्ज होकर सॉरी कॉन्वर्ज होके नीचे आके यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। जितना ज्यादा फास्ट कलेक्ट होगी उतना यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज नथिंग बट एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। यहाँ पे जितना ऊपर से एयर आएगी तो ये फटाफट बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जितना बाहर निकलेगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि इन्हीं लो प्रेशर और हाई प्रेशर के जो अपवर्ड नोड्स, अब नोड्स मींस व्हाट, उसके जो पॉइंट्स, कनेक्टेड पॉइंट्स है, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, करेक्ट। तो लो प्रेशर जितना लो होगा और लो प्रेशर लो जितना फास्ट लो कब होगा, जब यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा फास्ट, मतलब वहां की हवा निकल जाएगी फटाफट तो नीचे से हवा वहां पे फटाफट जाएगी, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे जब ज्यादा कन्वर्जेंस होगा तो यहाँ पे एयर सबसाइड होते चलेगी फटाफट, तो हाई प्रेशर और भी हाई बनेगा, लो प्रेशर उतना लो बनेगा। लो प्रेशर बहुत ज्यादा लो बन रहा है, इसका मतलब वहां पे चांसेस है साइक्लोनिक कंडीशन बनने की। हाई प्रेशर बहुत ज्यादा हाई बन गया तो वहां पे चांसेस है वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनने की। तो इन्फ्लुएंसेस लोकल वेदर बाय फॉर्मिंग द साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, ये भी एक्चुअली जेट स्ट्रीम का इंपैक्ट है, क्लियर। उसके साथ साथ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर एंड हीट, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉइस्चर एंड हीट का, कैसे हमने देखा है कि जहां पे हीटिंग होती है ग्राउंड की और लो प्रेशर बनता है तो वहां पे क्या होती है, कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाता है। लो प्रेशर बनना मतलब लो प्रेशर रीजन में यूजुअली हीट एरिया हीटिंग ज्यादा होता है, उसके कारण वहां की एयर लाइटर बन जाती है और राइज करती है। उसके साथ साथ उस एयर के साथ क्या जाता है, मॉइस्चर जाता है, हीट ट्रांसफर होता है, करेक्ट। तो ये भी इंफ्लुएंस किया जा रहा है, कैसे, ये इसी द्वारा ऊपर में जो विंड ब्लो कर रही है जिसे हम लोग जेट स्ट्रीम कह रहे हैं, वो एक्चुअली इसी रेट को, मतलब उस विंड को ऊपर जो कन्वेक्शन बेल्ट बने हुए जो एक्चुअली लो प्रेशर एरिया में राइज कर रहे हैं, उसको ये रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है या फिर उसको ये फास्ट भी कर सकता है, करेक्ट। जेट स्ट्रीम के ऊपर है डिपेंड, तो वो उसको फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। और उसके साथ साथ फिर क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, हीट का और मॉइस्चर का, ये भी ये इंफ्लुएंस कर सकते हैं, करेक्ट। उनका प्रेजेंस तो है वैसे हाइट पे, ठीक है, 5-6 किलोमीटर के ऊपर, 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक, बट वो एक्चुअली ग्राउंड की भी कंडीशन चेंज कर सकते हैं, क्लियर। उसके साथ साथ रिलेटेड विद द ओजोन होल, अभी बताया था मैंने कि ओजोन होल मतलब हम लोग सिर्फ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में नहीं देख रहे, ऑल जेट स्ट्रीम, उनमें आपका आ रहा था पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। तो ये रिलेटेड विद द ओजोन होल, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स इन विंटर। जैसे मैंने बताया अभी कि भाई जो आपके पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है ना, वो बनने के लिए आपका पोलर नाइट जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल है। तो रिलेटेड विद ओजोन होल मींस व्हाट, कि जो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम है वो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनाता है इन विंटर में, और उसके कारण ही क्या होता है आपका, वेट, उसके कारण ही क्या होता है कि आपका पोलर नाइट जेट स्ट्रीम के कारण जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं, और वहां पे जो इनिशिएट होती है जो रिएक्शन इनिशिएट होने के लिए आपका जो कुछ कंडीशन बनता है वो फेवरेबल बन जाता है, और फिर उसके बाद आपका ओजोन होल बढ़ते रहता है, डिप्लीशन होते रहता है, क्लियर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ जेट स्ट्रीम। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंस है। होप आपको ये समझा होगा। इन दोनों पॉइंट का हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मैंने सिर्फ ऊपर बताया आपको। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना बड़ा जरूरी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सॉरी, एंड मानसून तो टोटल अलग है, उसका एटलीस्ट 2 दिन तो लग जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, तो ये मानसून और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, तो ये टोटल आगे के टॉपिक है। शायद आप अगर खुद होके पढ़ रहे हो तो आपको इस स्लाइड में आगे दिखेंगे सभी टॉपिक, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस ही रहेगा, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्ली नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा साइक्लोनिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को, कुछ डाउट है? आकृति, भूमि, प्रेम, नो डाउट। चलिए तो हम लोग रुक रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विथ अनदर टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।